हैप्पी न्यू ईयर एवरीबॉडी। अब सब आ चुके हैं तो हम शुरू कर देते हैं। नमस्कार, आरटीआई कट्टा में आप सबका स्वागत है। 7 साल पहले आरटीआई कट्टा शुरू हुआ था। आम लोगों को जो जानकारी मिलनी चाहिए वो किसी ऑफिस में वगैरह आने से डरते हैं, हिचकिचाते हैं, इसलिए उनको कोई हिचकिचाहट ना हो, कहीं भी आकर अपनी बात वो खुलकर कर सके, इसके लिए आरटीआई कट्टा शुरू हो गया था। 7 साल हो गए इसको, आज 8वें साल में इसका पदार्पण है। 7 साल में बहुत कुछ हुआ। आरटीआई कट्टा से कई लोगों को काम हो गए। टेम्पल रोज रियल एस्टेट स्कैम जैसा एक स्कैम, या डीएस कुलकर्णी स्कैम जैसा एक बहुत बड़ा 2100 करोड़ वाला स्कैम, ये सब आरटीआई कट्टा की वजह से सामने आ गए। उससे भी ज्यादा बड़ी बात है कि कुछ लोगों के छोटे छोटे काम, अपने काम, पर्सनल काम आरटीआई कट्टा की वजह से हो गए। आरटीआई कट्टा ने सिर्फ लोगों को मदद ही नहीं की, तो अभी हमने 2 पीआईएल फाइल कर दिए। एक जो आरटीआई की अपील हो, जो उनका जल्दी निपटारा हो या ऑनलाइन सुनवाई हो, इसके लिए भी ऐसे भी काम आरटीआई की वजह से चल रहे हैं। इस दौरान 7 साल में बड़ी बड़ी दिक्कतें आ गई, लेकिन उसका सामना हम सबने किया। आज आरटीआई को भी 15 साल पूरे हो गए। आरटीआई शुरू होते ही आरटीआई पर अटैक होना शुरू हो गया था। पहला अटैक तो फाइल नोटिस में हटाया था उनमें, उसके वजह से हो गया। उसके बाद बहुत सारे अटैक हो गए। आखिरी अटैक अभी पिछले साल हो गया कि उसके आत्मा निकालने की कोशिश की गई। इसके बावजूद लोग काम करते रहे, लेकिन जो काम कर रहे उनका भी सफर इतना आसान नहीं था। अब तक आरटीआई का यूज करने वाले करीबन 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। कितने लोगों को थ्रेट आ गया, कितने लोगों को धमकी मिल गई, इसका कोई पता नहीं। बहुत सारे लोगों को हो गया। लेकिन कभी भी इसमें से मेरे ख्याल से जितने लोग जिनकी हत्या हो गई, उसमें से शायद 2 या 3 केसेस में लॉजिकल एंड तक वो चीज पहुंची। तो आज हम इस पर ही चर्चा करेंगे, ऐसा कब तक होता रहेगा और इसके आगे करना क्या है हमें। इसके लिए आज हमने 3 लोगों को यहाँ आमंत्रित किया है। वेंकटेश जी नायक है, जिन्होंने आरटीआई का वो आरटीआई के अभ्यासक है। सारी दुनिया में वो आरटीआई को बढ़ावा देने के लिए और सीएचआरआई की वजह से एक्सेस टू इंफॉर्मेशन सेंटर का भी वो हेड है। विनीता जी, जिन्होंने आरटीआई वो जर्नलिस्ट भी है और आरटीआई एक्टिविस्ट भी है। उन्होंने महाराष्ट्र के कई सारे जो आरटीआई एक्टिविस्ट है जिनकी हत्या गई, उनसे बात भी की है। तो हम उनसे भी जान लेंगे कि उनको क्या लगा इसके बारे में। और संदीप शेट्टी जो मेरे ख्याल से आरटीआई एक्टिविस्ट पहले थे, सतीश शेट्टी, उनकी हत्या 13 जनवरी 2010 को हो गई। तब से आज तक वो झगड़ा कर रहे हैं। शुरू में हमने भी उनका साथ दिया, लेकिन आखिर में होता है कि हर एक को अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ती है। तो और उनको इतना इसमें बुरे अनुभव आए कि शायद उनको अब तक ऐसा, मैंने भी एक बार लिखा था कि सतीश शेट्टी नाम का आदमी जिंदा भी था या नहीं, ऐसे आज बोला जा सकता है। तो हम इन तीनों से बात करेंगे। पहले तो संदीप शेट्टी 10 मिनट के लिए बोलेंगे, उसके बाद विनीता जी, और उसके बाद वेंकटेश जी पूरा अपनी बात रखेंगे। तो संदीप जी शुरू हो जाए। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। इंग्लिश में बोलूं या हिंदी में बोलूं? क्या इंग्लिश व्हाट और विल बी? हिंदी में जो भी आज आपको कंफर्टेबल लगे इसमें बोलना। मराठी में बोला तो भी चलेगा, बाद में मैं हिंदी में समझाऊंगा, लेकिन आप नहीं तो इंग्लिश अच्छा बोलते हो। yeah. So to begin with, my brother was killed on 13 January 2010, and let's say 10 days from now it will be his 11th death anniversary. And for 11 years I have been part of this investigation and all this cover up that has been happening, and I have gone through an experience which is so what we can say discomforting that sometimes I suspect whether we live in a democracy, because any democracy is as good as its institutions. And if the institutions stop functioning, and as we all know that the only institution which we had some faith left, it was our judiciary.
And I believe now that faith, that hope also is crumbling, because in last 10 years, what my experience is that from the day 13th January my brother was killed, and 14th January the Bombay High Court took a suo motu cognizance of that murder and filed a suo motu writ petition. So that was a proactive judiciary which I've seen. And today, after 10 years, when I go to the High Court, investigation which has lasted for 10 years, and I am filing a appeal against the lower court's acceptance of closure report, the High Court dismisses the case in 2 minutes without hearing. Investigation which was 10 years long, investigated by 3 investigating agencies, 3 CBI teams, and involving over 500 statements and polygraph tests and all stuff. And the High Court within 2 minutes dismissed that no, we can't hear you. So that is the kind of difference I've seen in the system that has been happening for the last 10 years. And to begin with, my brother was an RTI activist he started working as a social activist in 2000, around 2000, and he took over the RTI flag after the RTI was introduced in 2005, and he was involved in a lot of social activities. And later, after the RTI was introduced, he started investigating some land scams, because we live in Pune, which is a very a hotbed for land scams. Because of the Pune-Mumbai Expressway, the land prices after 2005 skyrocketed, and there was a lot of land scams happening around in our district. And he was spearheading this investigation, and somehow he toppled over a land scam of around 1,800 acres, which at that point of time in 2010 was valued at around 1,500 crores, which was done by a big infrastructure company known as IRB Infrastructure, which is one of the leading infrastructure companies in toll roads in India. And thereafter, when he started investigating, he found out that a lot of illegalities were involved in the the land deals which this company was doing. And once he got into that, then he started getting threats and allurements and everything. And within 3 months after he started this investigation, he was murdered. And I believe Satish Shetty was the first murder of a voluntary RTI activist. And we had seen whistleblowers being killed who were part of the system, but Satish was the first person who was voluntarily using RTI, not being any part of any system. From outside, he was using RTI to get into the system and extract information and try and find what was happening in the system, because all these scams happen through the system. No individual can do it. People in the system assist, and then the scams happen. And the biggest resistance today to RTI is from the system, not from anybody else. It is the system which resists RTI. It is the politicians who will resist RTI. Specifically, politicians who are in power. So as Vijayji said, that throughout the 15 years, the whole attempt has been to somehow dilute RTI, see to it that people are demotivated to use RTI, use force, use violence, use whatever possible to demotivate people to get out of this whole RTI thing. Because this brings the government and the people working in the government in a very uncomfortable zone, right? Because they have to write on paper, and once that paper is written, there is no way they can take back what they have written. So then that causes a lot of problem. But if you ask me, 2010 when my brother was killed, the status of our institutions, and today if you ask me, is a huge difference. Now the system is totally manipulated, totally. And I know before 2010 also there was a lot of manipulation, but the system itself had some resilience, some resistance to all this manipulation. But now the system has given up. It is basically assisting the powers to somehow see to it that they are protected. All the checks and balances have totally shifted towards the power. And so people like us who are
fighting against the system, fighting against the power are totally orphans now. We don't have anybody to look out at when you fight against the system. And many of, I don't know how many of you know this case, but my brother, after he was murdered, within 2 months, the case was transferred to the CBI. And at that point of time, I thought that, as we know, new CBI, that it is one of the most, celebrated institutions of India. This is in 2010. And if I ask any of you today about CBI, what would you guys say? You will say it is one of the most corrupt. So the thing is that last 10 years, what I have seen is that I've seen this whole, the whole attempt to compromise all these institutions so that anybody like us who are fighting against the system, they don't find any grip on the system. They will not be able to take over the system because they have made it so slippery that anywhere you go, you are going to slip down. You try to crawl up, you are going to slip down, and they will then trample on you. So my experience, as I said, my brother was killed, and then CBI took over. And once the CBI took over, I found out that even in the CBI, there is a lot of turf war, because the investigating officer doesn't get a free hand in taking calls about arrest and filing charge sheets. And then it goes to the upper rung of the CBI. And when I saw all this, I started, getting into this because I was working with the CBI for more than 7 to 8 years. Day to day, every 15 days, I was getting briefed, and I had a good team who was investigating. But after a point of time, after 2014, abruptly CBI filed a closure report in my brother's case, citing there was not enough evidence to, against the people in the FIR. And I was totally alarmed because they had been telling me otherwise, because this investigating officer was saying that we are going to, arrest these people who are accused, and we are very much sure that these people are involved. So I was totally I was taken aback that how a closure report was filed. But to be frank, before the closure report was filed, a month before that, the investigating officer confessed to me that he was being called by the then director of the CBI, Mr. Ranjit Sinha, and was forced to close this investigation. And he said that he had gone there with all the documents showing the evidence against the accused, but these people were not ready to hear. And incidentally, I don't know why, I recorded that whole conversation. And when that conversation got recorded, and this CBI had to file, the investigating officer had to file this closure report, I took this audio to the press. And when I went to the press, I saw that it took me 3 months to somehow convince a very, a vernacular channel to, relay this conversation. So it was so hard. Like, CBI has basically people everywhere, and the government has people everywhere. You know what's wrong with our media also. So everybody, I knocked on every door, every big anchor we know today, be it Arnab Goswami, be it Barkha Dutt, be it Rajdeep Sardesai. I went to everybody knows this case. Everybody heard what I had to say, and they said that we are going to do a story on this, and then they just blanked out, switched off their phones for me. So then I really started recognizing the power of the system, like how the system can, manipulate things, how they can see to it that you don't ever reach to the destination which you want to reach. Because they couldn't really, they tried to intimidate me, but they couldn't intimidate me because I am alone, I don't have a family, so I can do whatever I want. So that was a problem for them. So then what they started doing is somehow create hurdles so that I can't really, advance in this, following up this investigation and all. So this investigation has been going on for last 10 years, and you'll be surprised to know that CBI has employed 3 different teams till date in this investigation, which is unheard of. A murder case, a person who is murdered, and there is enough evidence of his murder available. Why would the CBI require 3 different teams to investigate the same investigation? Why has the CBI filed 2 times closure report? First, they filed in 2014
Then they took back because I brought that audio, and they so moto said that we have got new evidence against the accused, so we are reinvestigating, we are reinitiating the investigation. And after 4 years, again in 2018, they file another closure report, and that closure report is a two-page document, which is literally silly when you see the document. That they just say we didn't find anybody. There is no detail of investigation. And I go to the Honorable High Court saying that the way this closure report is filed is totally illegal, because any closure report has to be filed against in accordance to the CRPC, and this is not filed again in that format. There is no detail of investigation, and the High Court says, okay, how much should be done for you? We have done enough, so we are not going to push them more. A person was killed, the investigation never ended. The complainant is saying that I have evidence showing that these people are involved, and the High Court says, no, we have done so much for 8 years. So many people were employed. We did everything, and why you want more? So that's the state of our judiciary. And then I moved Supreme Court. Now I'm fighting in the Supreme Court against this closure. And believe me that most of you know how Supreme Courts work. And believe me, it is really traumatizing when I see that, a case which has been in public ear for 10 years, much of it is known to everybody. Such cases are not able to stand. That people who have no voice, how can they fight against the system? Media has been kind to me. People in the lower ranks of media have been kind to me, and that's why I have been able to fuel my fight. But what about those other 99 people who died, who have no resources, who are not educated, who don't have the resources to go to the higher courts? How are they going to get any kind of justice? And I was reading the CHRI report, and I believe that only collating data is not going to change anything. With collation of data, there should be a movement to somehow create awareness in between the people, to push for justice for these people. Because for 10 years, as I said, Vijay ji is also witness to this, that first 1.5 years, 2 years, people were with me. Thereafter, nobody has been in touch with me. I don't blame them for that, but because everybody is so preoccupied, people tend to forget what important is going on in the country. And I'll tell you that there will be many more cases. As I said, now with impunity, people are going to get killed, because now there is a model that nothing happens. And when nothing happens and everything is kosher, if you are with the powers to be, then obviously people like us basically will always be in the shadow of the threat of being killed or being intimidated or being discredited or whatever. So my experience is that this system for 10 years, which I have seen, I have gone through media, I have gone through all investigating agencies, be it the state police, be it the CBI, I've gone to the lower court, to the high court, to the Supreme Court, and I'll tell you, and you may take my word for this, that we are in very bad shape. Our democracy is in a very bad shape. Most of you know this, but I was a bystander. I had nothing to do with the system. Because my brother was murdered, I got into this conflict with the system. And after going through this for 10 years, I can tell you that we are beyond repair. And you may think I am pessimistic, but that is the truth. And that is what we have to accept. And if you have to turn this around, believe me, you will require a miracle that will basically be kind of a revolution to change over the whole system. Total upheaval of the system is, I don't know how people are going to do it, but the system in the current state is totally biased, totally partisan, and people like us, it is very hard for us to even speak in this system, because nobody is there to hear us. So I may sound pessimistic, I may sound a bit negative, but believe me, this is my experience, and that's what I can tell you. थैंक यू संदीप जी। इसमें हालात ये थे कि जब सतीश जी की हत्या हो गई, उसके कुछ दिनों बाद, मतलब एक 4-5 दिनों के बाद हम पुलिस के पास एक मोर्चा निकाला था। हाँ। तो हालात ये थे
कि पुलिस ने कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं किया था, कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं लिए थे। उसके बाद मैंने संदीप से घर के जाकर वो डॉक्यूमेंट लिए और पुलिस को नहीं दिए, कि तब तक पता चल चुका था कि कुछ नहीं होने वाला है, इसलिए मैंने वो डॉक्यूमेंट्स मेरे वेबसाइट पर डाल दिए। इतना बुरा हाल था। ये अकेले संदीप का या सतीश का हाल नहीं है, हिंदुस्तान में ऐसे कई लोगों का हाल है। लेकिन विनीता जी ने महाराष्ट्र के लोगों से बात कर ली है, तो विनीता जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो अपना एक्सपीरियंस रखिए। Good morning, everybody. Thank you, Kumbhar ji, and congratulations for entering the 8th year of RTI Katta and now it is online. And a happy new year to everyone. So I start with the thread of what the crux of the matter that Sandeep Shetty has said, that Satish Shetty's model is that nothing happens. And that is the model which has been created and continues to bother all the RTI activists who have so far been assaulted and murdered. I'm just restricting myself to the state of Maharashtra. So since, although Maharashtra, I would like to begin with the fact that although Maharashtra leads in RTI users and RTI murders, there is nothing much that is being talked about these whistleblowers. There are many discussion forums in which Section 4, Section 8, court judgments and so on, all of these are brainstormed. But when it comes to RTI killings, it remains a crime story. And one where the slain victim is made to be the villain by the law enforcing authorities, the public authorities, the society at large, the media, thus leaving the family in dire straits. It's a kind of a vilification campaign against a dead person who cannot talk. And therefore, I'm so thankful to Venkatesh ji, and before that, Kumbhar ji, you, for at least discussing this topic. And to Venkatesh ji, because when he, through his CHRI and a German NGO, he announced a research fellowship for RTI whistleblowers killings in Maharashtra. When I saw the announcement, I passionately felt that I should apply for it, for this would be the greatest tribute to the martyrs and also an in-depth study in black and white on this grave issue. So I called up my former Indian Express colleague, Prasanna Kumar Keskar, who is one of the established crime reporters of Maharashtra and very well versed in geography and history of Maharashtra and knows how the police and courts work. So together we applied for the fellowship and was thrilled when we won it. We decided to do a thorough job with Prasanna traveling miles across Maharashtra and both of us dividing the cases of talking to families, going to police stations and so on. We also filed RTI, and out of this is born a thesis and soon a book to be coming, which is shocking, and it is a must read for every citizen as these whistleblowers give up their life to fight for social causes that affect us all. So along our research, we faced several challenges. But before that, I would like to say that इस forum में कई participants में ऐसा बोला है कि जो allegedly ulterior motive उनका होता है और जो blackmailers है उनको ही threats आते हैं और उनको ही मारा जाता है. That is a very sad thing. Whenever I hear that, I think that every RTI activist should be humble about this, because our research is far from the truth. To give you examples, Dattatreya Patil of Ichalkaranji, Kolhapur, जिनको भी 2010 में मारा गया था, उन्होंने RTI इसलिए पूछा था कि there was pilferage in the rise in the midday meal program of the school, and also another RTI on illegal defection of corporators of the Ichalkaranji Municipal Corporation, where money had exchanged hands. Now, can he be called a blackmailer? What he was demanding is transparency, accountability, and questioning corrupt practices for the sake of all of us. And whether a person is a blackmailer or not is a matter needs to be proved with evidence. So, but you cannot have a vilification campaign against that person. And this happens because we allow corrupt to occupy the high places for who it is very easy to point fingers at people like us. I can give you one more example of Giteo Beat district.
all he was finding out was the irregularities in government grants to educational institutions. Can this be called blackmailing? But yes, that's what his family members faced, and a hostile police who tried to cover up everything. There are many such instances, and it is a must to read the book to understand how shocking the whole scenario to literally, make the campaign die is being carried out by various people. Now let's talk about what happens to the families. My observation, I have written several columns even in my Money Life whenever there has been an RTI murder. And then the most horrible thing is that the families get scared, they get inhibited, and they are like ostracized from the society. And so they who can speak the truth, they do not come out. We have come across families who have burned the RTI documents because they were so pressurized by the local mafia, so pressurized by the media to suppress, by the politicians, that they said, "Humko chahiye nahi, let's just burn off the RTI documents." That also there, is in the book. Now, there was a case of a Bhiwandi activist, Mr. Ansari, who was also murdered. Now, when Prasanna went to their house, because we could not get any contact number, despite it being in Bombay and despite there being influential RTI activists, nobody could help us, even in giving us a contact number of email or email address. So finally, Prasanna hunted out like a good investigative journalist. And when he rung the bell, the brother and family slammed the door on him and did not want to talk. He got the number of the brother from a panwala. And when he called out, the brother agreed to provide the documents and talk to him, but thereafter did not pick up the phone. And he told before that it is a social stigma against our family, and I don't want to get into it. For us, everything is dead. Similarly, when Prasanna went to meet Mr. RTI activist in Bhandu, when he saw the plight of the wife, the way she was being ostracized, the way she was being taunted, the way she was being treated by the police, he lost his sleep for at least a couple of weeks. So traumatized are the families because there's just nobody to help them. They have to live, their breadwinners gone. They're not from influential families, from, families which have a lot of money, and they have to start becoming breadwinners by even selling chai or be vendors on the roads. That's the plight that, we are all, even including me, are, I could say, indifferent about. What can be done? I don't know. The most horrible thing is the shoddy police investigations. In the case of the Ichalkaranji case, the court had mentioned that the investigation of the police is not satisfactory, but yet there has been no appeal as yet, and Mr. Patil's murder continues to be obliviated with the accused going scot-free. And the basic thing is that when the RTI activist is murdered, the police demands that the family must, immediately give the names of the accused. They are in such a shattering state, and they are in such a fear that they cannot even open their mouth. So after a few weeks, when they have given the names, the police have not accepted it, and they have mocked it. And even the courts have sometimes said that these are just deliberate improvements made, through some motive. Sandeep Shetty is definitely experienced all these things. And what he said, every word of what he has said is a reflection of all the 17 cases in which we have done research. And so what happens? It gives an opportunity for culprits to go scot-free, to destroy evidence, and death. It is just the death. So what happens is that first, the RTI activist, when he's alive and he's campaigning, he first receives a social death before he receives a physical death, because he is fighting his battle alone. And there are very few, like, Mr. Kumbhar and some other activists who come together and try to cite them and try to make the issue public. But often in villages and small towns, there is just nobody. So first he gets a social death, and then he has a physical death. That is the trauma
of fighting for the society. Then the police, they are the first to brand them as blackmailers, and followed by the media, which does it. Unfortunately, I belong to the media, but I know how callous the media is about reporting about these RTI murders and following it up. You know, during the times when I was a young journalist, a crime story was followed up till the logical end, and that could take 5 years. But today it is dropped. Some political guy says, look, this story need not go. And as you know, the management and editors have become all lame ducks. That is the story, and it's only through, sorry to boast a bit and drop my modesty, but it is only very few news magazines like Money Life which continuously highlighting this issue. Otherwise, it is left to RTI activists and to you know, organizations like the CHRI. Even Kumbharji may be having the most powerful documents, but there are very few journalists who will take up a story which is on a platter, because it is, first they will see what color is it made of. So, and then the other problem that we face, the other challenge is that the witness is turning hostile. Almost in every case, it was just the fear and the pressure from various spotters and from influential people and influential lobbies that this fear factor sets in, and the witnesses rather just withdraw. That's the sad part. Then another very important factor is that there's no coordinated effort by the RTI activist community. I know that we all fight our battles. We are doing great work. We are bringing out a you know, kind of corruption, transparency, accountability of the government departments. However, can you believe that none of the RTI activists in none of the districts of Maharashtra would help us with even a news clipping, a lead, a document, a tip? No. It was either by the family, the police, the courts, you know, searching in the website. You know, the police, they do not have any record of the court judgment. Even after, in one case, 3 years had passed for the court judgment, but the police records did not have it. And we had to literally go through the website, burning the midnight oil, searching for the judgments. And that's how we came out of it. That is the sad story. Then what about the stalking during our field trip? You know, Prasanna was the one who went to all these innocuous villages and towns. And once when he had gone to a particular plain activist residence in, I think it was in the Beed district. So a couple of people came to the house when he was talking to the family members. They clicked his photograph and the photograph of his driver and the car audaciously while he was talking to the family. On his return, when he came to the dhaba, it was a roadside restaurant, there was a youth questioning him as to who is he? What is the purpose of his journey? And there also, he was making calls. And on the highway, he was followed up for nearly 200 kilometers. So even if you want to write the story, and also I agree with Sandeep that, you know, just compiling data is no use. But that is the first step, Sandeep, in which everybody is aware of the gravity of the issue. And then we can do something to fight for it. Then there is, of course, most of the people are poor, the family members, they do not have legal support. They do not have adequate legal support. And the most terrible fact is that all the RTI activists have been killed in public places, mostly on public roads. But there is nobody to come and tell the police that, look, we have seen this, this, and this, because we are indifferent. We help care. Then media, of course, the media, of course, is found wanting to the extent that one of the Times of India reporters of Yavatmal by the name of Mr. Mohan Wagmare, he confessed that there have been wrong and false statements in the news report that he had written about murder of a particular RTI activist. So this is the way, so casually, everybody is handling it casually. And that's the reason why this particular area where the wounds never heal, you know, the salt is being rubbed with every RTI activist who is being slain.
and it is time that we get together and we do something. Maybe we should have RTI cell in every city where at least the emergency numbers, numbers of the RTI, where the family can just call up. Maybe something can be done through this online kata. I don't know, but I can go on and on because it's a very grave issue which has so far has very minimal solutions. With this, I end, and thank you so much for giving me this opportunity, and thanks for bringing up this and highlighting this issue. Namaste. थैंक यू विनीता जी। सबसे पहले तो बता दूं कि जैसे संदीप जी ने कहा था कि सिर्फ हम मीटिंग्स लेते, डाटा कंपाइल करते और आगे कुछ नहीं होता, लेकिन ऐसी बात नहीं है विनीता जी। आपने भी कहा कि आगे कुछ नहीं होता। जब सतीश की हत्या हुई थी उसके बाद हमने मोर्चा निकाला, पुलिस के पास गए, डाटा वेबसाइट पर डाला, उसके बाद हमने एक मीटिंग ली थी। उसमें ये तय हो गया था कि लोगों की जो जानकारी है वो उनके पास ही रहती है, वो डिसेमिनेट नहीं होती, इसीलिए किसी एक को थ्रेट होता है। इसलिए हमने एक वेबसाइट की थी और लोगों से मंगवाया था कि आप जो कुछ भी कर रहे हो, आरटीआई डाल रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, हमारे पास दीजिए, हम वो वेबसाइट पर डालते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसे भी कोई रिस्पांस नहीं मिला और उसके आगे हम कुछ कर नहीं पाए। तब मैं वेंकटेश जी के पास आऊंगा। वेंकटेश जी ऐसे दोनों ने भी बात की, ठीक है डाटा मिल गया, सब पब्लिश हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन इसको कैसे रोक सकते हैं, क्या किया जा सकता है? तो वेंकटेश जी प्लीज। वेंकटेश जी कहाँ गए? शायद मैं अनम्यूट उनको अनम्यूट बहुत सारे लोग हो गए तो मुझे दिखाई नहीं दे रहे। हाँ वेंकटेश जी। हाँ बढ़िया। होस्ट ने मुझे म्यूट कर रखा था इसलिए मैं बात नहीं की, मेरी बात आपको सुनाई नहीं दे रही थी। सबसे पहले कुछ भी कहने से पहले मैं समय सीमा के बारे में बात करूंगा। विजय भाई का मैसेज आया था सुबह को कि आप 25-30 मिनट तक बोलेंगे। आमतौर पे मुझे पता है कि मेरी जुबान अगर खुल गई तो रुकने में काफ़ी टाइम लग जाता है, तो मैंने कहा नहीं, मैं केवल अपना बखान आपके सामने नहीं रखूंगा, थोड़े समय के लिए 10-15 मिनट के लिए बोलूंगा और फिर बाद में हम लोग चर्चा करेंगे क्योंकि वो ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन जिस तरह से आज की यहाँ पर बातचीत चली है, मुझे लग रहा है कि शायद मुझे 25-30 मिनट काफ़ी नहीं होंगे, तो मैं थोड़ा सा ज़्यादा समय लूंगा, 15 मिनट से ज़्यादा समय लूंगा, लेकिन कई मुद्दों के बारे में मैं अपनी प्रतिक्रिया आपके सामने रखना चाहूँगा। सबसे पहले तो विजय भाई को और हमारे यहाँ कट्टे कहते हैं कन्नड़ा में, तो आपके यहाँ कट्टा है, तो आप सभी सदस्यों को मैं बधाई देना चाहता हूँ कि आप 7 साल तक एकजुट रहे। अब 8वें साल में आपने पदार्पण किया है। मैं जो भी ऊपर जो हमारे सर्वोपरि शक्ति है, आप चाहे कोई भी नाम दे दीजिए, मैं उनसे दुआ करता हूँ कि आप और 8 नहीं 80 नहीं, जब तक आरटीआई कानून रहेगा, जब तक सरकार पूरी तरह से पारदर्शी नहीं बनेगी अपने बलबूते पर, तब तक हम लोगों को एकजुट होकर काम करना है और उसमें आरटीआई कट्टा का योगदान बहुत ही मुख्य है। और आप सालों साल काम करते रहें, ये मेरी इच्छा है। नए नए लोगों को जोड़े अपने साथ, पुराने लोग लगे रहें और एक जो आप मिसाल बने हैं पूरे देश के लिए कि कैसे एकजुट होकर हर हफ्ता, हर 15 दिन या जब भी जरूरत हो आप मीटिंग्स करते हैं, काम भी करते हैं, बहुत सारा लोगों को बताते हैं कि किस तरह का काम कर रहे हैं आप, वो सारे काम जारी रखें और भी ज्यादा आपको शक्ति मिले इस प्रकार के काम करने के लिए। दूसरी बात, संदीप जी, उनसे मेरी पहली बार ऑनलाइन मुलाकात हो रही है, लेकिन जो उस स्टडी के बारे में बताऊंगा आपको थोड़ी देर में, उसको पढ़ने के बाद मुझे लगा कि मैं अपने 14वें साल में उनकी कहानी पूरी जो विनीता जी और प्रसन्ना जी ने इकट्ठा किया था और लिखा था, उसको पढ़ा मैंने। अपने आप से मैंने एक सवाल पूछा कि ये 14 साल में बैठ के मैं आरटीआई पे कह रहा हूँ, अपने आप को कार्यकर्ता कहता हूँ, लोग मानते हैं, मैं कर क्या रहा हूँ? हाँ, पारदर्शिता के ऊपर, जैसे अभी मैं बैंगलोर के अपने पुश्तैनी मकान में बैठा हूँ, हमारे घर के सामने यहाँ के जो कर्मचारी हैं बीबीएमपी के झाड़ू लगा रहे हैं, सुबह का समय है, तो उसी वक्त मुझे लगा कि मैं आरटीआई में कुछ खास कर नहीं रहा हूँ, बस झाड़ू ही लगा रहा हूँ, असर नहीं हो रहा है।
और जो असर लाने वाले व्यक्ति जो हैं आरटीआई का इस्तेमाल करके उनको खत्म किया जा रहा है। और व्यवस्था उनको एक तो सुरक्षा दे नहीं पा रही है, और जब उनको खत्म किया जाता है उनके परिवार वालों को न्याय इंसाफ नहीं दिला पा रहा है। ये मेरी बात समझ में आई और मुझे लगा कि ये जो हमने कदम उठाए थे कि 2 फेलोशिप्स देकर विनीता जी और प्रसन्ना कुमार जी से रिक्वेस्ट किया कि आप जाइए। उस वक्त के जो 13 केसेस थे, अभी नंबर ज्यादा हो गया, 17 हो गए हैं, जो पब्लिकली रिपोर्टेड केसेस हैं, जो आरटीआई से कनेक्टेड कत्ल के मामले हैं, उनकी जांच कीजिए। ये क्यों किया हमने, मैं पहले ये भी आपके सामने रखूंगा। क्योंकि सीएचआरआई संस्था दिल्ली में बैठती है, मीडिया से काफी हमारा ताल्लुकात है, तो हर बार किसी मीडिया कर्मी को लगता है कि आरटीआई कार्यकर्ताओं के ऊपर हमले होने के जो मामले हैं उनके ऊपर कुछ लिखना है, कुछ आंकड़ों को रखना है, तो हमें कांटेक्ट करते थे और भी लोगों को कांटेक्ट करते थे। एनसीपीआरआई यानी राष्ट्रीय सूचना का जन अधिकार अभियान, उनके कुछ सदस्यों ने एक विकिपीडिया पेज शुरू कर दिया था उस वक्त, आज भी चलता है वो। उसमें जो भी मीडिया में रिपोर्ट्स आते हैं आरटीआई कार्यकर्ताओं के ऊपर हमले, कत्ल, डराना, धमकाना, लेकिन जहां पर भी मीडिया रिपोर्ट हो तो उसका संकलन वहां पे उपलब्ध था। तो हमने सोचा कि क्यों ना इसको एक वेबसाइट के रूप में तब्दील करें, और मीडिया रिपोर्ट्स, क्योंकि मीडिया रिपोर्ट्स के लिंक्स जो है कभी कभी इनएक्टिव हो जाते हैं, तो मीडिया रिपोर्ट का लिंक ना देते हुए उसको पीडीएफ फाइल के रूप में डाउनलोड करके रखें, ताकि अनंत काल तक, जब तक साइबर स्पेस रहेगा तब तक वो लोगों को मिलता रहेगा। और हमने एक सर्च डेटाबेस भी बनाया कि अगर आपको तारीख के हिसाब से देखना है कौन कौन से केसेस हुए, ज्योग्राफिया के हिसाब से देखना है कौन से स्टेट में केसेस हुए, या फिर कांड के हिसाब से, यानी कत्ल का कांड है या मारपीट का कांड है, डराने धमकाने का कांड है, या फिर खुदकुशी का कांड है, तो उसके हिसाब से सर्च करने पर आपको सारे मीडिया रिपोर्ट्स पीडीएफ फाइल में मिल जाते हैं, आपको इनएक्टिव लिंक्स की परेशानी नहीं होगी। तो ये वेबसाइट चालू किया, attacks-on-rti-users.org, पूरा एक वर्ड। ये चल रहा है आज भी। हर बार जब उस पे केस चलाना होता है तो पेट में जैसे लगता है कि कैंचियां चल रही हैं। हम तो चाहते हैं कि ये वेबसाइट खत्म हो जाए। खत्म क्यों हो? ताकि इस तरह के कोई केसेस ही ना रहे जो हमें पब्लिकली रिपोर्ट करना पड़े या उसको डॉक्यूमेंट करना पड़े। लेकिन उस हद तक कैसे पहुंचना, उसके बाद में बात करूंगा। एनीवे, वो अपडेट होता रहा। फिर कुछ लोगों ने, खासतौर पर जो एकेडमिक्स हैं, जो यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स हैं, उन्होंने पूछा, आप केसेस के डॉक्यूमेंट तो करते हैं, लेकिन उसके बाद इंसाफ की जो प्रक्रिया है, इंसाफ दिलवाने की जो प्रक्रिया है, राज्य की जो प्रतिक्रिया है, द रिस्पॉन्स ऑफ द स्टेट, उसका क्या? इन केसेस का हुआ क्या? एफआईआर तो हो गया, कई केसेस में तो एफआईआर भी नहीं होता, तो किसी ने कुछ जांच किया है? तो काफी कुछ सोच समझने के बाद, नहीं सोचा समझा नहीं, उससे पहले क्या किया, हमने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है, इसको पता करेंगे। तो फिर जितने हमारे पास विकिपीडिया के डेटा था, उस वक्त तो हमारा वेबसाइट बना नहीं था, विकिपीडिया का डेटा था, उसको निकाला और पता किया कि कौन से जिले में, कौन से शहर में कांड हुए हैं, और उन राज्य में भगवान की दया से किसी ना किसी को हम जानते थे, कोई ना कोई आरटीआई एक्टिविस्ट से वहां पे हमारी पहचान थी। तो उनको हमारे कुछ साथी जो सीएचआरआई में हैं और हमारे कुछ इंटर्न्स हैं, ये तकरीबन 4-5 साल पहली वाली बात है, फोन करना शुरू किया उन्होंने आरटीआई एक्टिविस्ट को, पूछने के लिए कि देखिए फलां तारीख को आपके शहर के इस कांड के बारे में मीडिया रिपोर्ट आ चुका है, तो क्या आप हमें बता सकते हैं कि इसमें जो पुलिस केस है वो किस हद तक पहुंची है? क्या परिवार वालों को, जो मृतक हैं या फिर जो पीड़ित हैं, उनके परिवार वालों को, या जो बचे हुए हैं, हमला हो गया लेकिन वो बच गए भगवान की दया से, तो क्या उनको इंसाफ मिला? किसी को कुछ खबर नहीं, कोई पता ही नहीं था। Nobody had an idea as to what had happened to these cases. कुछ जगह पे तो हमें किसी से बात करने के लिए कॉन्टैक्ट ही नहीं मिले, क्योंकि ऐसे ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स थे जहां पर हमारी पहुंच नहीं थी। स्टेट्स में तो हमारी पहुंच है, 1-2 स्टेट्स के अलावा बाकी सारे स्टेट्स में किसी ना किसी को हम जानते हैं, लेकिन ये जिलों, इतने अंदरूनी जिले हैं, पता ही नहीं था। फिर सोचा कि चलो अगर ये समस्या है, तो जैसे विनीता जी ने कहा और वो संदीप जी के जो बिल्कुल सही बात है कि रिपोर्ट करने से कुछ नहीं होता, हमने सोचा पहला पड़ाव तो हम पार कर लेते हैं कि डॉक्यूमेंटेशन शुरू करें।
कार्रवाई आगे ही कर सकते हैं जब तक हमें सारे केसेस के बारे में कुछ ना कुछ जानकारी, केस के बाद क्या हुआ इसका पता चले कि नहीं। तो उसके लिए हमने ये संस्था ने ये फेलोशिप के लिए पैसे निकलवाए, बहुत ही कम। ये मैं आपको ये डेटा भी आपको दे सकता हूँ, इसमें बहुत ज्यादा खर्चा नहीं हुआ है जितना इन लोगों का टाइम लगा है। अगर विनीता जी और प्रसन्ना जी अगर अपने सेक्टर में इतना टाइम लगा दे होते तो बहुत सारा इनको और भी कमाई हुई होती, लेकिन उन्होंने फिर भी अपना बहुत ही कीमती समय देकर इस काम को किया। और ये तीरा वाला केस स्टडी इन्होंने लिखा, फिर उसका एडिटिंग हुआ और हम लोग इसको तैयार किए पिछले साल यानी 2020 के जनवरी के महीने में, और सोचा कि फरवरी में इसका विमोचन करेंगे, स्वतः पुणे में आकर, मुंबई में नहीं पुणे में आकर। लेकिन हुआ क्या, आप सब जानते हैं, कोरोना की महामारी हो गई, जिसकी वजह से इसको हम पब्लिकली इन पर्सन इवेंट्स में इसका विमोचन नहीं कर पाए। फिर सोचा कि चलो 2 महीने रुकते हैं, 3 महीने रुकते हैं, ऐसे करते 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 दिसंबर आ गया। फिर हमने सोचा कि नहीं, किताब तो बहुत पुराना हो जाएगा, अभी इससे कोई फायदा नहीं है अगर इसको अभी अपने ही दफ्तर में इसको बंद रखें। दफ्तर भी बंद था, हम लोग वर्किंग फ्रॉम होम मोड में काम कर रहे हैं। तो फिर आपको मैं बताऊं कि इस किताब के साथ हमने किया क्या है। माफ कीजिएगा, मैं अभी जो बोलूंगा आपको थोड़ा क्लीशेड लगेगा, थोड़ा रेपिटेटिव लगेगा, लेकिन ये असर करना जरूरी है। हमने इस किताब की एक कॉपी बकाया शुरू किया राज्यपाल जी महाराष्ट्र को भेजने में, उनको भेजा है। फिर एक कॉपी हमने भेजा उद्धव ठाकरे जी जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं। फिर हमने भेजा उप मुख्यमंत्री अजित पवार जी। फिर हमने भेजा गृह मंत्री जो अनिल देशमुख हैं। फिर हमने महाराष्ट्र के विधानसभा के प्रत्येक सदस्य जो उनके वेबसाइट में उनका नाम मिलता है, उनका पता निकलवाया। एक इंटर्न ने हमारी बहुत मदद करी इसमें। तो उनके जो जिले के जो कॉन्टैक्ट एड्रेस हैं, मुंबई के नहीं, विधान भवन के नहीं, लेकिन उनके जिले के जो रेजिडेंशियल एड्रेस है उस पे एक एक कॉपी भेजा है सारे विधानसभा के सदस्यों को। महाराष्ट्र के विधान परिषद के हर एक सदस्य को इस किताब की एक कॉपी भेजी है। महाराष्ट्र का लोकसभा में और राज्यसभा में प्रतिनिधित्व करने वाले प्रत्येक सांसद को इस किताब की कॉपी भेजी है। महाराष्ट्र के सूचना आयुक्त जो औरंगाबाद, नासिक, मुंबई अलग अलग जगह पे बैठते हैं, हर एक को एक एक कॉपी भेजी है। महाराष्ट्र के मानवाधिकार आयोग को, अभी तो वो वहां पर कोई सरपरस्त नहीं है, सेक्रेटरी है, उनको एक कॉपी भेजी है। लोकायुक्त को नहीं भेजा है क्योंकि उनका एड्रेस आसानी से मिल नहीं रहा था। उनको भेजेंगे, अगर आप हमें बताएंगे कि कहाँ पे भेजना है और नाम अगर बताएंगे तो उनको भेजना है। फिर हमने जो आरटीआई कानून की देखरेख करने वाली केंद्र सरकार की जो विभाग है, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, उनके जो मंत्री हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह, उनको एक कॉपी भेजा है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में आज के तारीख में कोई सरपरस्त नहीं है, वहां पे चीफ का पोजीशन वेकेंट है, लेकिन सारे मेंबर्स और जो सेक्रेटरी जनरल और सीईओ है उनको एक कॉपी भेजी। लोकपाल, उनके चेयरपर्सन और हर एक मेंबर, उनको कॉपीज भेजे हैं। उसके अलावा जो आगे की हम लोग सोच रहे हैं, सारे राज्य सूचना आयोगों में भेजेंगे इसकी कॉपीज। अभी ये जनवरी के महीने में चलेगा। और फिर विधिवत आरटीआई कट्टा के साथ एक तारीख तय करके हम लोग ऑनलाइन माध्यम से इस किताब का विमोचन करेंगे और मीडिया में इसको देंगे। ये किताब का क्या करना है आपने, किताब का लिखने पर क्या होगा इसका मैं बता रहा हूं, ताकि कल को हमें कोई ये ना बोले कि आपने किताब निकाला, अपने अपने एक्टिविस्ट के संगठन के अंदर ही आप लोगों ने बातचीत करी, हमारे दरवाजे पर आपने खटखटाया नहीं। कम से कम इतना तो आपके सांसद और आपके विधायक बोलने की हालत में नहीं रहेंगे, क्योंकि किताब उनके पब्लिकली बताए हुए पते पर या तो पहुंच चुकी है या पहुंचने वाली है। इस हफ्ते के अंत तक या अगले हफ्ते के अंत तक सारे डिलीवर हो जाएंगे। जहां जहां कुरियर जा रहा है कुरियर गया है, जहां कुरियर नहीं जा पाता वहां पर स्पीड पोस्ट से भेजा गया है। ये पहला कदम था। अगला कदम ये रहेगा कि देशव्यापी अभियान चलाना कि इन 13 केसेस में, जैसे विनीता जी ने बताया, मैं उसके डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि वो सारे किताब के विमोचन की प्रोग्राम में बात करेंगे उसके बारे में डिटेल में, तो वहां पर उसके बारे में बात रखेंगे। लेकिन संक्षिप्त में इतना बताऊंगा, जब ये रिपोर्ट लिखा गया था, क्योंकि रिपोर्ट अपने आप में 1 साल पुराना है, हो सकता है
जो आपराधिक मामले चल रहे थे उसमें और भी कुछ डेवलपमेंट्स हुए हों जिनको हमने अभी तक जांचा नहीं है, लेकिन लिखने के एट द टाइम ऑफ राइटिंग 6 केसेस में मामला कंप्लीट हो चुका था और उनमें से 4 केसेस में आरोपी व्यक्तियों को निर्दोष पाया गया था बकायदा ट्रायल कोर्ट के द्वारा, और 2 केसेस में तफ्तीश के बाद केस आगे बढ़े ही नहीं क्योंकि पुलिस ने यह कहा कि कोई सबूत नहीं है कि इनका कत्ल हो चुका है। यानी आरटीआई कार्यकर्ता मर गए, मुर्दे का लाश दफना भी दिया गया या जलाया भी दिया गया, लेकिन उसके लिए कोई जिम्मेदार नहीं। ऐसे कैसे हो सकता है भाई? अब मैं मुद्दों के बारे में बात करना चाहूंगा। संदीप जी का कहानी मैंने पढ़ा, उनसे मिला तो नहीं था क्योंकि उनका फोन नंबर नहीं था मेरे पास, बस एक ईमेल एड्रेस था। उनको मैं सलाम करता हूं और इस सलामी वाली बात से ही मैं अपनी बात को आगे बढ़ाना चाहता हूं। देश आजाद हुई, हम सबको बोला गया राष्ट्रगीत जब बजता है और राष्ट्र का झंडा जब फहलाने शुरू करते हैं खड़े हो जाओ सलाम करो। हम लोगों ने सलाम किया। फिर देश की सरहद पे हमारी देश की सुरक्षा करने वाले लोग जो फौजी हमारे भाई हैं, आजकल फौजी बहन भी हैं, उनकी जब जिक्र होती है, उनका जब योगदान का बात आता है, उनकी जब बलिदान की बात आती है तो हमको बोला गया सलाम करो। हमने सलाम किया। फिर पुराने जमाने की रीत दोबारा चलाई गई, बोला कि सिनेमा थिएटर में जब आप सिनेमा देखने जाते हो तो सिनेमा के शुरू होने से पहले राष्ट्रगीत चलता है, खड़े होकर सलाम करो। हम लोगों ने उसका भी सलाम किया। फिर इस पिछले साल कोरोना महामारी फैल गई, बहुत सारे डॉक्टरों ने, नर्सों ने, स्वास्थ्य कर्मियों ने अपने जान की खैर ना करते हुए भी लोगों को बचाने के कार्य में लग गए। हमको बोला गया उनको सलाम करो, हमने सलाम किया। बस सलाम ही करते रहे, अच्छी बात है। लेकिन जो सच्चाई का पर्दाफाश करने वाले जो विसल ब्लोअर हैं, सत्ता के अंदर, शासन के अंदर जो अनियमितताएं होते हैं, जो भ्रष्टाचार होता है, जो कानूनी रूप में अपराध जो माने जाते हैं, उनका पर्दाफाश करने वाले लोग जो काम करते हैं, उनके लिए सलाम करने के लिए कोई क्यों नहीं बोलता? जनप्रतिनिधि लोग नहीं बोलते हैं। विनीता जी ने बोला कि सबसे पहले सोशल डेथ होता है, बिल्कुल सही बोला उन्होंने। आज की तारीख में खुद आरटीआई एक्टिविस्ट बोलते हैं कि ज्यादातर आरटीआई का इस्तेमाल करने वाले लोग जो हैं वो ब्लैकमेलर हैं। हाँ, हम ब्लैकमेलर नहीं है। किसी दूसरे से पूछ लो, वो अपने आप को बोलेगा हम ब्लैकमेलर नहीं है, लेकिन वो पहला वाला बंदा ब्लैकमेलर है। हमारे अपने में एकजुटता नहीं है, यूनिटी नहीं है। और फिर जो सच्चाई के लिए लड़ता है, जो इंसाफ के लिए लड़ता है, वो भले ही आरटीआई का इस्तेमाल ना करता हो, क्यों ना, उनको छोड़ दीजिए। जो सामाजिक न्याय के लिए लड़ता है, एंटी करप्शन एक्टिविस्ट है, विमेन्स राइट्स के लिए लड़ता है, बच्चों के लिए अधिकार के लिए लड़ता है, जो इंसानी तस्करी, ह्यूमन ट्रैफिकिंग के लिए उसको बंद करने के लिए लड़ता है, उनको किसी को सलाम करने का हमारे किसी का हाथ उठता ही नहीं है। और आज की तारीख सबसे जो ताजा मिसाल है, जो ताजा जो मुद्दा हमारे सामने है, जो हमारे देश के किसान लोग हैं, जो अपने अनुभव के आधार पर कह रहे हैं दिल्ली के बॉर्डर्स पर और देश के सैकड़ों हजारों शहरों में और गांवों में कि वो जो 3 कानून आप लाए हैं वो हमारे पक्ष के लिए नहीं है, वो हमारे मतलब के नहीं है, वो हमें नुकसान पहुंचाएंगे, इसलिए इसको संशोधित करना जरूरी है, इसको बंद करना जरूरी है। और हमारे जो सही वाले समस्याएं हैं इनको अच्छी तरह से समझना जरूरी है और उनके लिए अलग तरकीब निकालने हैं। उन समस्याओं को दूर करने के लिए उनको हम सलाम नहीं कर रहे हैं। यानी जो भी सत्ता के खिलाफ आवाज उठाता है हमारे यहाँ, उसके लिए सलाम करने की रिवाज नहीं है। और ये जो रिपोर्ट इन्होंने विनीता जी और प्रसन्ना जी ने लिखा है, इसी बात को दर्शाता है। कोई ऐसे लड़ने वाले व्यक्तियों को, उनको सलाम करने के लिए, उनके साथ खड़े होने के लिए तैयार नहीं होता। आप जो भी कानून लेके आइए, विसल ब्लोअर कानून हो, कल कुछ और कानून नाम दे दीजिए उसको, कानूनों के होने के केवल उस कानून के होने के मात्र से इंसाफ नहीं मिलने वाला। यह समझना जरूरी है हमें। मैं आपको उदाहरण दूंगा। आप ही के क्षेत्र से उपजा हुआ इतना मशहूर नाम श्री अन्ना हजारे, इतना बड़ा अभियान उन्होंने चलाया जिसके वजह से
मैं ये केवल उनका नाम इसलिए ले रहा हूं क्योंकि बाकी लोगों का नाम लेना नहीं चाहता, और कई सारे लोगों का मैं नाम तो जानता ही नहीं हूं, क्योंकि हजारों लाखों लोगों ने उस अभियान में शामिल हुए। लोकपाल कानून आया, क्या हम में से किसी को एक भी केस का पता है जहां पर लोकपाल ने निर्देश दिया हो कि इस आरोपी व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई किया जाए? लोकपाल का गठन होकर कितने साल हो गए? 5 स्टार होटल में पहले काम करते रहे, अभी अपने दफ्तर में चले गए, लेकिन उनके कामकाज के बारे में कुछ पता नहीं चला। हमारे अपने ही साथी, एक जमाने के आरटीआई कार्यकर्ता श्रीमान अरविंद केजरीवाल, उनकी एक बात को मैं न केवल अपने देश में, लेकिन जब विदेश में जाने का मौका मिलता था आरटीआई के बारे में बात करने के लिए, तो मैं उनकी एक बात को दोहराता था। मैं कहता था कि आप विसल ब्लोअर की सुरक्षा के लिए अलग से कानून भले ही लाएं, लेकिन उससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ने वाला। विसल ब्लोअर सामाजिक न्याय के लिए लड़ने वाला कार्यकर्ता, जो पीड़ित होते हैं, जो त्राड़ित होते हैं, जिनके ऊपर मारपीट होती है, उनको बचाने का तरीका बस एक ही है कि उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई किया जाए। अगर अंजाम तक उस कानूनी कार्रवाई को पहुंचाया जा सकता है और आरोपियों को दंडित अगर किया जा सकता है, तो वही सबसे बड़ा डिटेरेंट होगा इस तरह के कांडों को होने से रोकने के लिए। लेकिन हुआ क्या है, अनुभव क्या है? 2017 या 18 में साल में भूल जा रहा हूं, हमारे जो भ्रष्टाचार निर्मूलन कानून है, भ्रष्टाचार निवारण कानून है, उसमें संशोधन लाया गया। आज के तारीख में उस कानून के तहत आप किसी भी सरकारी अधिकारी के खिलाफ अभियान अगर चलाना चाहते हैं, अभियोग चलाना चाहते हैं, तो सरकार की इजाजत के बिना चला ही नहीं सकते। एफआईआर तक फाइल नहीं होता जब तक वो रेड हैंडेड ट्रैप ना हो जाए। तो कानून जितना भी आप मजबूत करते जाओ, कुछ फायदा नहीं होने वाला, फर्क नहीं आने वाली। अभी मैंने उन आंकड़ों को जांचा नहीं है, कुछ 2016 में हम लोगों ने एक स्टडी किया था, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के जो आंकड़े हैं कि भ्रष्टाचार विरोधी कानून के तहत जो केसेस फाइल हुए, जहां पे चार्जशीट फाइल हुआ, फिर बाद में जहां पर कन्विक्शंस हुए या एक्विटल हुआ, तो उनका हमने जांच किया और पता किया कि मुश्किल से 30% केसेस में आरोपियों को दोष साबित होता है। बाकी 70% लोग निर्दोष पाए जाते हैं और छूट जाते हैं। और फिर हमारे संस्था के जो मुखिया हैं, वो खुद आईएएस ऑफिसर रह चुके हैं, उन्होंने बोला ये आंकड़े तो बिल्कुल बेकार हैं, क्योंकि केवल उन अधिकारियों के खिलाफ अभियोग चलाया जाता है जिनको फिक्स करने की सरकार की इच्छा होती है, जो वाकई में भ्रष्ट अधिकारी होते हैं। सरकार यदि चाहती है कि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई ना हो, तो उनके खिलाफ कार्रवाई होती ही नहीं है, या कार्रवाई होती भी है तो वो छूट जाते हैं। तो ये जो सिद्धांत था कि कानूनी कार्यवाही अगर अंजाम तक पहुंचाया जाए तो प्रोटेक्शन मिल सकता है, उसका भी मुझे उसके ऊपर से विश्वास उठ गया है। तो तरीका क्या है? तरीका मुझे पता नहीं है, आप सबसे मुझे पूछना, इसलिए मैं सोचता हूं कि आपकी चर्चा में ये शामिल होना जरूरी था कि हम लोग मिलकर एक सोच बनाएं, मिलकर कुछ तरकीबें निकालें कि किस तरह से हमारी जो रक्षा करने के लिए, हमारी सुरक्षा करने के लिए जो संस्थाओं को बनाया गया है, उनके ऊपर दबाव कैसे डाला जा सकता है कि ये जो कानून बने हैं, ये जो कानूनी प्रक्रियाएं बने हैं, इनको सही ढंग से उनके जो प्रावधान है उनके अनुरूप काम करने के लिए उनके ऊपर जोर कैसे डाला जा सकता है। और मैं उसका एक उदाहरण दूंगा। उदाहरण यह है कि 2011 का साल है, दिसंबर का महीना था, लखीसराय नाम का जिला है बिहार में, वहां पर तकरीबन 52 साल के उम्र के रामविलास सिंह जी, उनको दिन दहाड़े उनके बेटे के सामने गोली मारकर हत्या कर दी। किसने हत्या करी? वो वही हत्यारे थे जिनको न्यायालय से बेल मिल चुकी थी। किस मामले में? दूसरे एक कत्ल के मामले में। और वो लोग बेल लेकर वहां के पंचायत के चुनावों में प्रचार प्रसार करने की काम में लगे हुए थे। और रामविलास सिंह जी ने आरटीआई लगाकर पूछा था, चुनाव आयोग से पूछा था, राज्य के चुनाव आयोग से पूछा था, वहां के स्थानीय पुलिस से पूछा था कि ये आरोपी जो बेल पर हैं, जो हत्या के आरोप इन पे लगा है, ये किस तरह से यहाँ पे छूटे गए हैं और किस तरह से इनको चुनाव के प्रचार प्रसार में शामिल होने का अनुमति दिया गया है, जबकि इनको उस चुनाव के प्रचार प्रसार के दौरान उनका बेल रद्द करके उनको जेल में रखना जरूरी है, ताकि वो कोई इस प्रकार की चुनावी प्रक्रिया में हस्तक्षेप ना करें और उसमें कोई दंगाई करने का काम ना करें। उन्हीं लोगों ने इनका हत्या करी और फिर पुलिस ने एफआईआर कर दी। जैसे कत्ल होता है तो पुलिस एफआईआर करने से तो इनकार नहीं कर सकती, लेकिन जांच कहीं गई नहीं। फिर मुझे इसके बाद के बारे में खबर मिली
और हम लोगों ने कायदे से इसके बारे में सारी जगह जहां जहां हमारे ईमेल कॉन्टैक्ट है उन सबको इस कांड के बारे में जानकारी हमने फैलाया और उसके बारे में न्यूज़ रिपोर्ट्स जो थे उनका डिसेमिनेशन किया इत्तेफाकन। और मैं इसलिए कहता हूं क्योंकि ये सोचा समझा वाला कार्यवाही नहीं था, इत्तेफाकन, पता नहीं, मुझे भी आज तक पता नहीं है, किसी न किसी तरह ये मेरा जो ईमेल अलर्ट था इस केस के बारे में ये राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग पहुंच गया। और उस वक्त के जो वहां पे मुखिया थे और वहां के जो मेंबर थे उन्होंने सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेते हुए बिहार सरकार को नोटिस जारी किया और डीजीपी से पूछा कि हमें रिपोर्ट भेजिए इस कांड के बारे में कि आपने तफ्तीश के दौरान क्या पाया है। और यकीन मानिएगा क्योंकि वो डॉक्यूमेंट्स मुझे बाद में मिले कि इस नोटिस के बाद क्या कार्रवाई हुई और उस नोटिस के वजह से पुलिस के ऊपर दबाव पड़ी और उनको, आरोपियों को तो उन्होंने, जिन्होंने गोली मारी थी, जिन्होंने बंदूक चलाया था, उनको तो उन्होंने अरेस्ट किया था, लेकिन आगे और जांच करने की वजह से जो डीएसपी रैंक के ऑफिसर ने किया उसकी वजह से षड्यंत्रकारी, जो षड्यंत्र करता है, जो कॉन्स्पिरेटर्स हैं, उनका नाम पर्दाफाश हुआ और उनका अरेस्ट हुआ, उनको जेल जाना पड़ा। फिर हुआ क्या? मैं खुश और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने बोला कि अभी तो मामला कोर्ट तक पहुंच चुका है, ट्रायल कोर्ट में हम दखलंदाजी नहीं कर सकते, इसलिए हम केस को बंद कर रहे हैं। फिर उसके बाद हुआ क्या? उनका जो बेटा जो चश्मदीद गवाह है उससे मैं लगातार कांटेक्ट में रहा और उससे पता चलता रहा कि किस तरह से पूरे जिले के बार एसोसिएशन ने जुलूस निकाली पुलिस के खिलाफ ये कहते हुए कि इन्होंने गलत तरीके से इन 3 वकीलों को षड्यंत्रकर्ता के रूप में इनको आइडेंटिफाई किया है, तो पुलिस के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और इनको छूटना चाहिए। बेल मिल गई उनको, हाईकोर्ट से बेल मिल गई। क्यों? क्योंकि ना तो पुलिस के ऊपर ना कोर्ट के ऊपर निगरानी करने वाली कोई संस्था थी, जो केस, जो मुकदमा चल रहा है वो किस तरह से चल रहा है इसका जांच करने वाला कोई नहीं था। उस जो रामविलास सिंह जी का जो बेटा है उनके ऊपर डराना, धमकाना, बहलाना, फुसकाना, उनको करोड़ों रुपए की ये जो इंड्यूसमेंट है वो देना, सारी कोशिशें हुई। आज भी वो केसेस चल रहे हैं। आरोपियों को तो सजा हो गई, लेकिन षड्यंत्रकर्ताओं के खिलाफ केस अभी तो कुंठित चल रही है, वहां पर कोई केस जो है आगे बढ़ी नहीं। तो उसकी वजह से हम लोगों ने इस रिपोर्ट जिसकी जिक्र हो रही है इसमें हम लोगों ने एक सुझाव ये दिया है कि एनएचआरसी, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, और अमूमन राज्य के मानवाधिकार आयोग, इनको कानून के द्वारा अधिकार दिए गए हैं और पावर्स दिए गए हैं कि जहां क्रिमिनल ट्रायल होता है मानवाधिकार के उल्लंघन के संबंध में, वहां पर जाके निगरानी करें। और कोई संस्था, इवन अवर सुप्रीम कोर्ट, हमारे हाई कोर्ट्स, उनको भी ये पावर नहीं है कि जाकर वहां पर बैठकर कानूनी प्रक्रिया जो चल रही है कोर्ट के अंदर, मुकदमा जो चल रहा है उसके ऊपर निगरानी करें और उसमें दखल अंदाजी करें। केवल मानवाधिकार आयोगों को ये पावर्स हैं। तो हमने ये सुझाव ये इसमें दिया है कि मानवाधिकार आयोगों को इन पावर्स को इन्वोक करना पड़ेगा और न केवल आरटीआई एक्टिविस्ट की हत्या या उनके ऊपर उत्पीड़न के मामले जो कोर्ट में चलते हैं, न केवल उनके मामलों में, लेकिन बाकी सारे जो मानवाधिकार के जो पक्षधर हैं या डिफेंडर्स हैं, ह्यूमन राइट्स डिफेंडर्स बोलते हैं, उन सब के ऊपर जब उनका उत्पीड़न होता है, उनके ऊपर मारपीट होती है, तो वो जब क्रिमिनल केसेस लगते हैं तो मानवाधिकार आयोगों को उनकी निगरानी करना जरूरी है, क्योंकि कानून दत्त उनका पावर्स ये सारे हैं। और भी बहुत सारे सुझाव इस रिपोर्ट में दिया गया है। मैं आज उसके बारे में इसलिए जिक्र नहीं करूंगा क्योंकि उस रिपोर्ट के विमोचन के लिए एक अलग इवेंट रखेंगे हम लोग और उसमें उसके बारे में बातचीत करेंगे। हो सकता है हम लोगों ने पूरी तरह से उन बातों को गहराई से सोचा ना हो। आपकी तरफ से जो सलाह मशवरा आएंगे उनको भी हम शामिल करेंगे, लेकिन आपके सामने मुझे बस केवल इतना एक बात कहना है कि मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो कहेंगे कि एक नई समस्या उपजी है, उसको ठीक करने के लिए एक नया कानून लेके आओ। जी नहीं, हमको जोर देना है जो मौजूदा कानून है उनको कैसे चलाया जाए, और सबसे पहली भूमिका इस पर हमारे द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधियों का है, क्योंकि इसलिए हम उनको चुनते हैं कि वो हमारे तरफ से बात रखें, सरकार को सचेत करें, सरकार के ऊपर निगरानी करें और सरकार को काम करने पर मजबूर करें, ना कि 5 स्टार होटल में बैठकर ये डिस्कस करें कि हम इस पार्टी का सपोर्ट करेंगे या उस पार्टी का सपोर्ट करेंगे और कितना रकम लेंगे सपोर्ट देने के लिए, या अगर किसी ने हमारी मनचाही रकम नहीं दिया तो किस दूसरे पार्टी के व्यक्ति को हम सपोर्ट करेंगे मुख्यमंत्री बनाने के लिए। सरकार बनाना गिराना, इसके लिए हमने चुना नहीं है जनप्रतिनिधियों को। हमारी बातों को संसद में, हमारे बातों को विधायिका में रखने के लिए हमने उनको चुना है,
और उनको काम करने के लिए हमें मजबूर करना पड़ेगा, हमारे कोर्ट्स को काम करने के लिए मजबूर करना पड़ेगा, वहां जाकर बैठना जरूरी है जब भी इस तरह के केसेस होते हैं। और तस्वीर नहीं लेंगे, चित्र नहीं बनाएंगे, लेकिन कोर्ट में हुआ क्या हमारे इस केस के सुनवाई के दौरान उसको हम डॉक्यूमेंट करेंगे और अगले दिन मीडिया में रखेंगे। मीडिया वाले अगर छापेंगे नहीं, कोई बात नहीं, हमारे अपने पास सोशल मीडिया अवेलेबल है, सोशल मीडिया में प्रामाणिकता के साथ, सिंसियरिटी के साथ उस हियरिंग में हुआ क्या उसका डॉक्यूमेंटेशन हम रखेंगे। तो इस तरह से हम कदम कदम अगर एक एक करके हम बढ़ाएंगे तो मुझे लगता है कि न्याय दिलाने की प्रक्रिया में हमें बहुत मदद मिल सकती है। और अपने आप जो हम मोबिलाइजेशन की बात कर रहे हैं ना, मोर्चा चलाने की बात जो कर रहे हैं ना, वो करने में, लगातार करके रखने में हमें मदद मिलेगी। देखिए, मोर्चा करने के लिए लोग आएंगे, लेकिन आप हर दिन मोर्चा नहीं कर सकते। कैंपेन हर दिन चलाना सड़क पे नहीं संभव है। कैंपेन, ये ऑफ कोर्स हमारे जो किसान मित्र हैं उन्होंने 1 महीने से ज्यादा समय तक दिखाया है कि कैंपेन को सड़क पर चलाया रखा जा सकता है, लेकिन हर एक की बस की बात नहीं है ये। डॉक्यूमेंटेशन के आधार पे कैंपेन रखा जा सकता है सोशल मीडिया के द्वारा। और हमारी जो निगरानी करने वाली संस्थाएं हैं, कोर्ट्स हैं, पुलिस है, मानवाधिकार आयोग है, हमारे जनप्रतिनिधि हैं, एमएलए हैं, एमपी हैं, एमएलसी हैं, और हमारे जो मंत्रीगण हैं, उनके ऊपर जरूर दबाव डाला जा सकता है अगर हम कैंपेन इस तरह की डॉक्यूमेंटेशन के आधार पे हम चला सकते हैं। इतना कहकर मैं अपनी बातों को यहाँ पर समाप्त करना चाहूंगा। बहुत समय मैंने आपका लिया है। मैं एक्चुअली आपसे सुनना चाहूंगा कि जो विसल ब्लोअर्स हैं इनको और बेहतर सुरक्षा अगर दिलवाना है तो किस तरह के और कदम हम उठा सकते हैं। नए कानून अगर बनाना है तो उसकी रूपरेखा बिल्कुल एक रेवोल्यूशनरी टाइप का होना जरूरी है। और अगर नया कानून नहीं बनाना है हमें, तो मौजूदा कानूनों को किस तरह से और सक्षम बनाना है और उनको उनका अमलीकरण करने वाले व्यक्तियों को और ज्यादा सचेत कैसे बनाना है, इसके बारे हम चर्चा करेंगे तो ज्यादा मेरे ख्याल से उपयुक्त रहेगा। इतना कहकर मैं विजय भाई को, आरटीआई कट्टा के सारे सदस्यों को मैं बधाई देना चाहूंगा और सबका मैं शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने मेरी बात को भी सुनी। अब शायद आपकी बात सुनने की मेरी बारी है। इतना कहकर मैं अपनी बात को समाप्त करना चाहूंगा। धन्यवाद। धन्यवाद वेंकटेश जी, आपने बहुत अच्छी बात बताई, लेकिन मैं इसको अच्छी नहीं कहूँगा। ऐसा वक्त आएगा कि जब हमें ऐसे प्रोग्राम नहीं लेने पड़े, उस वक्त इसको हम अच्छी बात कर सकते हैं। लेकिन आज हमारे साथ बहुत बड़े बड़े लोग जुड़े। शैलेश जी है यहाँ, शैलेश जी फॉर्मर इंफॉर्मेशन कमिश्नर है। महेश झगड़े जी है, वो IAS ऑफिसर थे महाराष्ट्र में। प्रहलाद कसरे जी है, अंजलि जी शायद है, अमृता जौहरी जी भी शायद है। संदीप कुछ बात करना चाहते हैं, पहले उनकी बात सुन लेते हैं। संदीप अनम्यूट कर दीजिए अपने आप को। वेंकटेश जी, आपकी बात सुन के बहुत अच्छा लगा। और आपने एक बात की कि आपने उस जो संकलन है 17 केसों का, वो संकलन आपने कई अपने सांसद हो या विधायक हो या विधायिका हो उनको भेजा है। तो मेरा एक अनुभव आपको मैं बोलता हूँ, उससे आपको थोड़ा सा आपको मे भी थोड़ी सी निराशा होगी। जब मैं इस इन्वेस्टिगेशन के कारण मैं कई जगह पे गया, पॉलिटिकल, मीडिया, सब जगह पे घूमा। तो पीएमओ में मिस्टर श्रीकर परदेशी जो 2010 में पीसीएमसी के कमिश्नर थे, वो डायरेक्टर थे 2018 में। और मेरा केस उनको पता था, मैंने उनको मेल करके सारे डिटेल्स दे दिए। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप एक डॉकेट बनाइए प्राइम मिनिस्टर के नाम से, क्योंकि आपका केस काफी मजबूत है और इसमें सीबीआई का हमको क्लियर कट ये दिख रहा है। तो आप पीएम के नाम से एक डॉकेट बनाइए और इन पर्सन आके पीएमओ में दीजिए और मैं खुद उसे फॉरवर्ड करूंगा। और मैंने एक बाकायदा डॉकेट बनाया जिसमें सारा एविडेंस डाला और इन पर्सन जाके मैं पीएमओ में वो दे के आया। उस दिन के बाद श्रीकर परदेशी ने मेरा फोन नहीं उठाया। संदीप, मैं जानता हूं कि आपके अनुभव बहुत ही हाँ, तो ये मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि ये सिस्टम ही कर रहा है, तो सिस्टम को इन्फॉर्म करके कुछ होने वाला नहीं। संदीप, आपकी बात बिल्कुल सही है, हमारा भी यही अनुभव है। लेकिन ये सिस्टम है, इससे और कोई दूसरी सिस्टम नहीं है हमारे यहाँ। नहीं, वो तो है, लेकिन मैं आपको मुझे जो सोल्यूशन इसमें दिखता है वो ये है कि अगर हमारे पास समझो आज 20 या 25 ऐसे केसेस हैं जिस केसेस में आपको ऐसे लग रहा है कि न्याय नहीं हो रहा है, तो उसमें CHR राय
जैसी संस्थाएं और एनजीओ उस प्रोसीडिंग्स में इंटरवीन करे, उसमें इंटरवीन करके वो जुडिशियरी में प्रेशर बढ़ाए कि दिस इज अ मैटर ऑफ सोशल वेलफेयर, इट इज नॉट अ पर्सनल मैटर। ये आदमी खुद के लिए नहीं मरा है, ये सोसाइटी के लिए मरा है, और ऐसे लोगों को अगर आपको सशक्त करना है तो इन केसेस में न्याय होना चाहिए। तो हर एक ऐसा केस जहां पे न्यायालय में चल रहा है वहां पे अगर ऐसे एनजीओ इंटरवीन करते हैं और ये डेटा प्रेजेंट करते हैं कि ये हो रहा है और आपको इसको रोकने के लिए इसमें न्याय करना पड़ेगा, तब जुडिशियरी पे प्रेशर आएगा, और जब जुडिशियरी पे प्रेशर आएगा तब ये सिस्टम हिलेगा, नहीं तो कुछ होने वाला नहीं। बिल्कुल बिल्कुल संदीप जी, आपकी बात अभी हम सबके सामने रखते हैं। अभी हम फोरम ओपन करते हैं सबके लिए। तो कहीं से बीच में आवाज आ रही है। अगर किसी को बोलना है तो आपके जो विंडो है उसके बाजू में एक 3 डॉट आते हैं, वहाँ रेज हैंड का बटन ऑप्शन आता है, उस पर आप क्लिक कीजिए तो मुझे पता चलेगा कि आपको बोलना है। महेंद्र, आप बाद में बात करना, पहले मैं शैलेश जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपनी बात रखें। ये तीनों लोगों की बात सुनी, बहुत दुख हुआ। संदीप जी का दर्द जो है वो समझ में आता है और बिल्कुल सही है। विनीता जी ने भी जो कहा वो भी समझ में आया, वेंकटेश जी ने। ये अपनी सरकार एंड गवर्नेंस बहुत ही पुअर है, ये हकीकत है। ये सिर्फ आरटीआई की बात नहीं है, ये आरटीआई के एक्टिविस्ट की बात नहीं है। ओवरऑल पुलिस एंड जुडिशियल सिस्टम पनिश नहीं कर पा रही है, ये हकीकत है। और मेरे ख्याल से इसका परफेक्ट सोल्यूशन तो कोई नहीं होता है, मगर मुझे लगता है कि हम टाइम बाउंड कहीं नहीं कर रहे हैं। सिर्फ पीआईओ पे हम टाइम बाउंड करते हैं, न कमिश्नर पे करते हैं, न पुलिस पे करते हैं, न जजेस पे करते हैं। अगर टाइम की सीमा में कुछ हुआ तो शायद न्याय कुछ बेटर होने की संभावना हो सकती है। और ये जो प्रॉब्लम है, मेरे हिसाब से, मैं इसको पारदर्शिता के हिसाब से देखता हूं। मेरे ख्याल से सब आरटीआई के एप्लीकेशंस और रिस्पॉन्सेज वेबसाइट पे इंस्टेंटली डालने चाहिए। दूसरा, अगर किसी पे अटैक होता है या किसी की मौत होती है तो उसने जो भी आरटीआई के लिए मांगा है वो सब सूचना वेबसाइट पे तुरंत देने का एक रेजोल्यूशन सीआईसी में हमने पास किया था, और वो सब जगह फॉलो हो तो शायद ये अटैक्स कम होंगे। बिकॉज फिर अटैक करने के पहले डर लगेगा कि जो सूचना हम रोकने की कोशिश कर रहे हैं वो वेबसाइट पे आ जाएगी तो जाहिर हो जाएगी। मेरे ख्याल से इसमें कुछ फर्क पड़ सकता है। मगर एक चीज मैं कहूं, आरटीआई के शहीदों को मेरा सलाम और हम सबको सलाम, मगर ये सलाम बंद करना है, जैसे विजय जी ने कहा, ऐसे कार्यक्रम नहीं रखने हैं। उसके लिए शायद ये यूजफुल हो सके अगर हम पारदर्शिता का वेपन अपनाएं। धन्यवाद। वेंकटेश जी आपको अनम्यूट कर दिया, आप अपने आप को अनम्यूट कर दीजिए। जी, संदीप जी की बात से मैं बिल्कुल सहमत हूं। मैं कुछ भी कहूं तो मुझे नहीं लगता है कि उन्होंने जो है, उन्होंने जो पीड़ा सही है, और जितने कुछ कहने से न्याय तो मेरा अभी मेरे इंटरवीन करने की मंशा ही नहीं है। लेकिन एक बात जो उन्होंने कहा तो मेरे दिमाग में 2 आइडियाज आए, तो उन्हीं को मैं आपके सामने शेयर करना चाहता हूं। विजय भाई ने बिल्कुल सही कहा और मेरे ख्याल से संदीप जी भी उसको मानेंगे कि जो व्यवस्था है हमारे पास, इसी के साथ हमें लड़ना पड़ेगा और कोई तरीका है नहीं। और उसके संदर्भ में मुझे जो 2 आइडियाज आए वो मैं आपके सामने रखूंगा। सबसे पहला वो आइडिया मेरा मुझे खुद के काम करने के लिए है, क्योंकि मैंने इस रिपोर्ट की कॉपी न्यायपालिका महाराष्ट्र की उनके पास नहीं भेजी है। वो मैं ईमानदारी से बोलना पड़ेगा, मैं भूल गया था। हाई कोर्ट में नहीं भेजा है, लेकिन कोई गलती नहीं, मतलब कोई ये नहीं हुई, नुकसान नहीं है। अभी हम लोग भेजेंगे, जैसे ही दफ्तर खुलेगा हमारा 11 तारीख को, उनको हम भेजेंगे, चीफ जस्टिस को और सारे जजों को हम भेजेंगे एक कॉपी। एक तो ये। दूसरी बात, मैं पार्टिसिपेंट्स का लिस्ट देख रहा था, यहाँ पर मुझे कहीं पे भास्कर जी का नाम दिख नहीं रहा है, पता नहीं शायद वो व्यस्त होंगे। लेकिन भास्कर जी ने एक बहुत ही अच्छा आरटीआई का इंटरवेंशन उन्होंने किया था 1-2 साल पहले, और उनको मैं सलाम करता हूं इसके लिए, इस बात के लिए। देखिए 2013 के साल में, नहीं 2016 में, 2016
सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट निकाली, स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस किशन भाई। माफ कीजिए, मुझे 5 मिनट का समय दीजिए, क्योंकि इसमें हमारे आरटीए कार्यकर्ताओं का मतलब की बात है, तो इसलिए मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। उसमें किस्सा क्या था? किस्सा ये था कि एक बहुत ही छोटी नाबालिग बच्ची के ऊपर अत्याचार हुआ और उसका कत्ल किया गया, और जो आरोपी व्यक्ति था, पर्याप्त सबूत न होने की वजह से हर जगह वो छूटता गया। सुप्रीम कोर्ट को भी मजबूरन उनको छोड़ना पड़ा, रिहा करना पड़ा, ये कहते हुए कि जो हमारे तकाजे हैं बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, इंसाफ की व्यवस्था जो है उसमें एक तकाजा होता है, स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ बोलते हैं, बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, कि कोई भी व्यक्ति डाउट ही ना कर पाए कि इसका गुनाह साबित हो चुका है, तो उस लेवल की अगर एविडेंस नहीं है तो उसको बेनिफिट ऑफ डाउट देते हुए छोड़ना पड़ेगा। लेकिन छोड़ते समय आरोपी को सुप्रीम कोर्ट ने बोला, हमें पता है कि इसने ही उस बेचारी छोटी बच्ची का बलात्कार करके उसका कत्ल किया है, लेकिन सबूत पर्याप्त रूप में ना होने की वजह से हमें मजबूरन इसको छोड़ना पड़ रहा है। इतना कहकर जज ने कुछ दिशा निर्देश दिए, और दिशा निर्देश में एक उन्होंने सिस्टम को कायम करने की कानून बनाई। विधायक द्वारा बनाया कानून नहीं है, ये कोर्ट द्वारा बनाया कानून है। उन्होंने एक कहा कि एक ढांचा तैयार करना जरूरी है हर राज्य में, कि हर क्रिमिनल केस, हर आपराधिक मामले में जहां पर आरोपी छूटे जाते हैं तो उसके ऊपर जांच होना जरूरी है पुलिस विभाग द्वारा, एक समिति द्वारा। पुलिस केवल पुलिस विभाग वाले बैठते नहीं है, अलग अलग अफसर वहां पे बैठते हैं। जांच होना चाहिए हर केस का कि चूक कहां पे हुई, क्या इन्वेस्टिगेशन में चूक हुई है, या प्रोसिक्यूशन में चूक हुई है, या फिर कांड ही इस प्रकार का था कि इसमें सबूत नहीं मिल पाया जिसकी वजह से वो एक्विटल हुआ है। और जहां पर इन्वेस्टिगेटर के लापरवाही की वजह से या प्रोसिक्यूशन की लापरवाही की वजह से अगर कन्विक्शन नहीं हो पाया, एक्विटल हुई, तो उनके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन चलाने की उसमें दिशा निर्देश गई थी। और जहां पर इनोसेंट लैप्स, यानी किसी का कोई दोष नहीं है फिर भी एक्विटल हो गया, तो ऐसे में ट्रेनिंग के लिए उन्होंने दिशा निर्देश दिए। तो हमने देश भर में सीएचआरआई की तरफ से आरटीआई लगाया 1 साल बाद, और पूछा कि किस प्रकार की व्यवस्था आपने बनाई है इस सुप्रीम कोर्ट के निर्देश को पालन करने के लिए। तो अलग अलग छोड़िएगा, भास्कर जी ने महाराष्ट्र में आरटीआई लगाया और उन्होंने लड़कर स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन की तरफ से ऑर्डर निकलवाया पुलिस विभाग को, कहते हुए कि आपको इस तरह की व्यवस्था महाराष्ट्र में बनाना जरूरी है। उसके बाद जाकर आपका महाराष्ट्र के मंत्रालय में जो गृह विभाग है उन्होंने कार्य संभाला और उस जांच समिति का गठन करने की उन्होंने कोशिश करी। मुझे लगता है आरटीआई कार्यकर्ताओं इतने सारे हैं महाराष्ट्र में, आपको अभी ये सारे केसेस जहां पर एक्विटल हुए हैं इनके ऊपर आरटीआई लगाने हैं, केस नंबर डालना है और पता करना है पुलिस विभाग से कि आपने स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस किशन भाई के मुताबिक क्या जांच किया है इन्वेस्टिगेटर के खिलाफ और प्रोसिक्यूशन के खिलाफ, और क्या कार्रवाई आपने किया है, ताकि उसका डॉक्यूमेंटेशन हो और उसका पब्लिक रिजल्ट्स पब्लिक किया जाए, पता ये दिखाने के लिए कि एक और जो कानूनी लेयर जो है उस पर क्या अमलीकरण हुआ है, और उस बेसिस पे आगे की कार्रवाई, चाहे वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, अगर मान लो कि ये डेटा निकलता है कि कुछ कार्रवाई नहीं हुई तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट बॉम्बे हाई कोर्ट में लगाया जा सकता है। मैं केवल इन आरटीआई एक्टिविस्ट के डेथ के केसेस के बारे में बोल रहा हूँ। आप इसी प्रकार का जो कार्यक्रम है दूसरे क्रिमिनल केसेस में भी आप अपना सकते हैं, मैं उसके बारे में नहीं बोल रहा। मैं केवल आरटीआई एक्टिविस्ट जिनके केसेस में आरोपियों को छोड़ दी गई है, रिहा कर दिया गया है, उनको बाइज्जत बरी कर दी गई है फॉर लैक ऑफ एविडेंस, उसमें आप आरटीआई जरूर लगा के पूछ सकते हैं कि स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस किशन भाई के जो दिशा निर्देश हैं उनके मुताबिक क्या कार्रवाई किया है, उसके डॉक्यूमेंट्स निकालें और दबाव बनाने की कोशिश करें। मैं फिलहाल इतना ही कहना चाहूंगा, और भी अगर आप लोगों की प्रतिक्रिया है तो मैं उसको सुनने के लिए इच्छुक हूँ। धन्यवाद। बिल्कुल वेंकट जी, थैंक यू। अमृता जी कुछ बात करना चाहते हैं। अमृता जी, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है। जी थैंक यू। तो सबसे पहले तो विजय जी आपको बहुत बहुत बधाई, और पूरे आरटीआई कट्टा को बहुत बहुत बधाई। इतने सालों से चल रहा है, जब भी हम लोग कहीं जाते हैं तो हमेशा आपको कट्टा की मिसाल देते हैं कि कैसे एक तरीका है चर्चा जारी रखने का सबके बीच में।
मैं ब्रीफली बस शेयर करना चाह रही थी, क्योंकि मुझे लगता है कि ये जो अटैक्स और स्पेशली जहाँ पे मर्डर्स किए जाते हैं वो मुद्दा काफी जटिल है। तो मैं क्योंकि जैसे विनीता जी ने भी शेयर करा कि क्या स्थिति है फैमिली की, तो मैं भी थोड़ा बस उसमें शेयर करना चाह रही थी। नंदी सिंह जी का मर्डर हुआ था करीबन 2011-12 में असम में। उन्होंने अपने यहाँ पे आरटीआई के माध्यम से पीडीएस और नरेगा में काफी भ्रष्टाचार निकाला था, और उनकी मतलब बहुत ही एक ग्रूसम टाइप की हत्या हुई, जहाँ पे पहले उनको भगाया गया खेतों के थ्रू, वो छुप गए कहीं पे जाके, फिर उनको निकाल ढूंढा वहां से और तलवारों से ऐसे 40-50 बार एकदम काट पीट के बुरा हाल करा। और उनकी माँ ने उनको जब देखा उस हालात में तो एम्बुलेंस वगैरह बुलाई, पर इतना दूर दराज का इलाका है कि 8 घंटे लगते हैं, मतलब वहां से कैपिटल सिटी से कोई भी टर्शरी केयर हॉस्पिटल से वहां पहुंचने के लिए, तो नहीं वो बचे। उसके 1 साल के बाद करीबन 2013 में हम उनके भाई से मिले भी थे असम में जाकर। और वहां पे जैसे विनीता जी ने बताया कि आर्थिक स्थिति जो है उन परिवारों की वो बहुत ही मतलब बहुत ही चिंताजनक और बहुत ही एक तरीके से खराब भी हो जाती है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे केसेस में ये एक्चुअली ब्रेड विनर भी होते हैं परिवार के, तो वो अर्निंग मेंबर होते हैं, और ये बहुत सारे सिंगल अर्निंग परिवार होते हैं। और जिस प्रकार से क्योंकि इसमें जो लोकल सारी इसमें कास्ट की डायनामिक्स भी आ जाती है, जो लोकल वेस्टेड इंटरेस्ट है उनकी भी पूरी डायनामिक आ जाती है। तो उनकी हत्या के बाद एफआईआर हुई, लेकिन उनको और इमिडिएटली मर्डरर्स को कुछ दिन के लिए तो पकड़ लिया, पर जैसा अभी वेंकटेश भी शेयर कर रहे थे और केसेस में भी कि बेल पे सब निकल आए। उसके बाद जम के उनके परिवार को खूब कभी धमकाना, कभी उनके भाई को छुरी दिखाना, कभी उनके माँ के सामने जाके तलवारें निकाल लेते थे। तो फाइनली कर करके काफी प्रेशर बनाया, हमने भी यहाँ से काफी चिट्ठियां भेजी और करके फिर एक पुलिस कैंप एस्टेब्लिश हुआ उनके गांव में। बट ये एक्चुअली मैं एज अ स्टोरी प्रेजेंट कर रही हूँ एज एन एक्सपीरियंस कि ये कितना अनरियलिस्टिक है। मतलब हम लोग कहाँ तक देख सकते हैं, कितने साल तक आप पुलिस प्रोटेक्शन दे सकते हैं। उसके 1-2 साल के बाद हम फिर उनके भाई से मिले, तो उन्होंने बताया कि अब पुलिस, क्योंकि वहां पे उन्होंने अपना कैंप लगा लिया, टेंट वेंट लगा के और परमानेंट कैंप स्टैब्लिश हो गए, तो वहां पे अब उनके गांव के अंदर तो नहीं होती धमकी और ये सब कुछ। पर अब उनके भाई अब कारोबार कैसे संभाल रहे थे कि छोटी मोटी कुछ सब्जी उगा के फिर बोट में बैठ के रिवर क्रॉस करके दूसरे शहर में जाके बेचते थे। अब पुलिस की ज्यूरिसडिक्शन लिमिटेड है उनके खुद के गांव तक, तो वो बोलते थे कि जैसे ही मैं गांव छोड़ के बाहर निकलने के लिए जाता हूँ सब्जी बेचने के लिए, तो फटाफट लोग आ जाते हैं धमकी देने के लिए, वही कि तुम्हें मार देंगे, केस छोड़ दो, कागज हमें दे दो सारे। तो आई थिंक ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि, एंड मेरे को तो खुद कई बार लगता है कि आई डोंट थिंक वी हैव कम अप विद द सोल्यूशन, बिकॉज इट्स नॉट अ यूनिडायमेंशनल प्रॉब्लम। ये सिर्फ प्रॉब्लम वो वाली नहीं है कि केवल मतलब पुलिस प्रोटेक्शन मिल जाए तो हम सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि वो पुलिस प्रोटेक्शन कितने सालों तक आप रखेंगे, वो परपिट्रेटर का तो अभी पूरा लाइफ टाइम कम से कम 30-40 सालों का आगे तक है। सो आई थिंक ये बहुत हमें क्रिएटिवली इसमें सोचना पड़ेगा, और इसमें कहीं पे तो लॉ एंड ऑर्डर, पुलिस अकाउंटेबिलिटी एंड उसके साथ आई थिंक सम काइंड ऑफ सोसाइटल सॉलिडारिटी नेटवर्किंग आई थिंक बहुत जरूरी है। बिकॉज ऐसे केसेस में हम देखते हैं, गुजरात में भी जो एक केस था जिसमें पहले पिता को मारा गया फिर बेटे को भी उसके बाद खत्म कर दिया गया, ऐसे केसेस में ट्रॉमा काउंसलिंग, साइकोलॉजिकल हेल्पिंग वो बहुत जरूरी है। दिल्ली में भी जो एक केस हुआ था कुछ साल पहले, उनके जब हम वाइफ से कई बार बात करते हैं तो वो तो मतलब इतने एक डरे हुए माहौल में वो परिवार रहता है कि वो ज्यादा बातचीत भी नहीं करना चाहता। तो आई थिंक ये बहुत एक जटिल इशू है, एंड आई थिंक इसके बारे में मैंने यही सोचा कि मैं ये जरूर शेयर करूं कि जहाँ पे पुलिस प्रोटेक्शन डेथ के बाद परिवार को मिली भी है, तो उसका रियलिस्टिकली मतलब वो क्या उनकी स्थिति है। और जब भी उनके यहाँ से फोन आते हैं हमेशा एक डर से ही मैं फोन उठाती हूँ, सोच के कि कहीं ऐसा ना हुआ हो कि अब अल्टीमेट वही खबर आ गई हो कि फिर अटैक हो गया या कुछ। तो आई जस्ट थॉट कि मैं ये शेयर भी करना चाह रही थी कि मतलब काफी कॉम्प्लेक्स इशू है, एंड आई थिंक एज नेटवर्क हम सब लोगों को इसके बारे में कुछ सोचना होगा। तो थैंक यू विजय जी, मैं यही बोलना चाहती हूँ। थैंक यू अमृता जी। और भी बात करेंगे, लेकिन पुलिस प्रोटेक्शन की बात मैं करूंगा, क्योंकि मेरे पास भी जब कुछ साल पहले 2 स्टेनगन वाले थे। लेकिन हालात ये थी कि जब मैं अकेला कहीं जाता था तो लोकेट नहीं होता था, लेकिन जब मेरे पास पुलिस थी
या प्रोटेक्शन था बहुत जल्दी लोकेट हो जाता था। ये भी एक दिक्कत होती है पुलिस प्रोटेक्शन की। और किसी को अगर बात करनी है तो प्लीज हाथ उठाए। मैं चाहूंगा कि महेश झगड़े जी बात करें शायद। थैंक यू विजय जी। और सभी अंजलि जी, महेश जी बोलिए। मैं आपको तो बधाई देता हूँ कि आपने ये जो अभियान चलाया है और आप यहाँ तक पहुँचे हैं। और आज जब मैंने विनीता जी, संदीप जी और वेंकटेश जी जो सुना, तो एक तो 34 इयर्स अगर एडमिनिस्ट्रेशन में रह चुके भी ये सब चीज़ें मुझे मालूम है, तो भी डिस्टर्ब होने वाली तो बात तो है ही, क्योंकि ये सब ऐसे इस देश में जो हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं और अभी 21वीं सेंचुरी में ऐसा हो रहा है और जुडिशरी ना सुन रही है, एडमिनिस्ट्रेशन ना सुन रहा है, ये तो डिस्टर्बिंग बात है ही। लेकिन मुझे ये कहना है कि अगर ये होता ही है तो लेकिन आप सब लोगों को ये ऐसा है कि सब पूरे देश में कहीं ना कहीं से आप ये अभियान चला रहे हैं, ये अकेले चला रहा है, संस्था से चला रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं तो चला रहा है। लेकिन आपकी जो लड़ाई है, ये लड़ाई इतनी बड़ी है कि पूरा अंधेरा है और अंधेरे में आप थोड़ा सा एक लाइट है, कैंडल है या कोई दीपक है, आप एक चला रहे हैं और उसमें से कुछ कैंडल्स तो बुझे गए, उनको मारा गया है और उनके खिलाफ जिन्होंने किया है उनके खिलाफ कार्रवाई उतनी नहीं होती है। तो ये ऐसा ही चलेगा। मुझे लगता है कि ये जो डार्कनेस जो है, जो अंधेरा है, और भी ज्यादा डार्क बनते जा रहा है और भी डीप डार्कनेस बढ़ते जा रहा है। और डे बाय डे जो संस्थाएं हैं, जुडिशरी से लेके एडमिनिस्ट्रेशन लेके, वो बद से बदतर बनती जा रही है। तो ये चैलेंज जो आपका आरटीआई का है वो और भी ज्यादा बढ़ेगा। और इसके लिए मुझे लगता है कि कुछ ये जो ऐसे अच्छे जो काम कर रहे हैं उनको ये बुझा दिया जा रहा है या उनके कत्ल किया जा रहा है, वो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं तो रुकना चाहिए। और उसके लिए एक सुझाव ऐसा है कि जैसे मैंने इसका जिक्र आपसे भी बहुत बार कर चुका हूँ कि इंडिविजुअल करना ही है, लेकिन उसका कुछ तो संस्थात्मक इंस्टीट्यूशनलाइज किया जाए, कुछ तो ऐसा ट्रस्ट बनाया जाए या कुछ तो सोसाइटीज बनाया जाए, और वो बना के इधर किया तो मुझे लगता है कि थोड़ा ये जो फोकस है इंडिविजुअल के ऊपर वो कम होते जाएगा। इतना ईजी है वो नहीं है, लेकिन वो इंडिविजुअल ना रह के कोई ना कोई ऐसा संस्था करके, जैसे कि आपकी संस्था है, विजय कुंभार जी ने रह के संस्था से कर रहे हैं, तो थोड़ा सा फोकस मुझे लगता है कि अलग हो जाता है। मैं आप सभी लोगों से सहमत हूँ, लेकिन मेरा जो टेबल के इस साइड के बैठने का जो अनुभव है, मुझे लगता है कि ये सब सुधार जब आएगा कि ये जो सिस्टम में सुधार जब आना है तभी आ जाएगा। और सिस्टम में सुधार तो दूर की बात है, वो तो अभी डाउनहिल जो स्लाइड है वो बहुत ज़्यादा चल रहा है। तो कहीं ना कहीं तो यहाँ से भी काम करना जरूरत है कि ये सिस्टम जो डाउनहिल जा रहा है, ये सूचना अधिकार, तो वो उसको भी वैसे भी कैसे वीक कैसा किया जाता है, वो भी बहुत बड़े पैमाने पर पूरी देश में इसका अभियान अंदर से चल रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन जो चल रहा है कि ये वीक कैसा हो जाए। साइमल्टेनियसली जो सिस्टम जो है जिसके लिए बनाए गए हैं वो सिस्टम भी वीक होते जा रहे हैं, और वो खुद के ग्रीडीनेस जो बढ़ता जा रहा है उसके लिए हो रहा है। इसमें सिर्फ एक ही सोल्यूशन है कि आप तो एक अभियान चलाए, दूसरा अभियान ये भी चलाना पड़ेगा, और वो अभियान ऐसा है कि वो जो सिस्टम का जो है अकाउंटेबिलिटी है, अंदर की अकाउंटेबिलिटी है, जब तक वो अकाउंटेबिलिटी को हम ये उसको सिक्योर नहीं करते हैं तब तक मुझे लगता है कि ऐसे ही बढ़ते जाएगा। और ये अकाउंटेबिलिटी सेटल कैसे सिक्योर करनी है, तो वो और एक उसमें कुछ तरीके होंगे और कोई इंस्टीट्यूशनल होंगे और उसमें कार्यकर्ता बढ़ेंगे, लेकिन वो जो बड़ा सबसेट है वो बड़ा कैनवास रहेगा। आरटीआई उसमें का एक टूल है, जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूँ, और बहुत बढ़िया टूल है, सबसे अच्छा टूल है, मोस्ट इफेक्टिव टूल है, लेकिन वो कैनवास बड़ा है जो है कि ये गवर्नेंस सिस्टम पूरा वीक होते जा रहा है। और गवर्नेंस सिस्टम वो सिर्फ जो बहुत पावरफुल है, नॉट सो लाइक लीगल माइंडेड पीपल, और बहुत जिनके पास अभी ये है रिसोर्सेस है, जैसा कि बोलते हैं कि डेमोक्रेसी फॉर द 1% ऑफ द 1% एंड बाय द 1% दोज आर वेरी एफ्लुएंट, उनके लिए है। तो ये सब अभी जो होता है, मुझे लगता है कि वहां पे भी काम करने की जरूरत है। बस मैं इतना कहूंगा। और अभी आप जो लोग ये बता रहे हैं ये सब चीजें, ये तो डिस्टर्बिंग तो है ही। थैंक यू महेश जी। अंजलि जी, आप कुछ बात करना चाहते हैं? जी, बहुत बहुत धन्यवाद विजय जी, और सभी का बहुत शुक्रिया इस इम्पोर्टेंट डिस्कशन को ऑर्गेनाइज करने के लिए। मैंने थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया था, पर
विनीता जी की बात सुनी और उसके बाद सभी साथियों की बात सुनी मैंने। मेरे ख्याल से मुद्दा हम सभी जानते हैं कि बहुत गंभीर है। मैं बस थोड़ा सा ये कह रही थी कि जब हम इन मुद्दों को डिस्कस करते हैं तो बहुत ज़रूरी है कि हम जो ओवरऑल जो सिचुएशन है उसे मद्देनजर रखें, क्योंकि जो सॉल्यूशंस हैं वो भी सिंपल नहीं हो सकते हैं। जो इश्यू है, जो प्रॉब्लम है, वो अराइज इतनी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन से कर रहा है कि it would be impossible to look for any simple straightforward solutions. उस हद तक मैं पूरी तरह से सहमत हूँ कि कोई एक चीज, एक इंस्टीट्यूशन, एक कानून, नया कानून केवल किसी चीज से काम नहीं चलेगा। सबसे पहली चीज तो ये है कि जो ये सब विसल ब्लोअर्स हैं जो आरटीआई का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो सोसाइटी में काम ही सबसे ज्यादा रिस्क रिडन कर रहे हैं, विच इज शोइंग ट्रूथ टू पावर। तो ऐसे में मतलब वो पूरा, मेरे ख्याल से तो कोई ऐसा नहीं है केस जहां पर वो बिना सोचे हुए ये काम कर रहे थे। बहुत सोच समझ कर के किस रिस्क को वो ले रहे हैं। एक पूरा सिस्टम है जो टोटली इनजस्टिस और इनइक्वालिटी और डिस्क्रिमिनेशन पे बेस्ड है, उससे वो टेक ऑन कर रहे हैं। और वो चाहे वो राशन की छोर को पकड़ के कर रहे हों, चाहे वो किसी हाईवे में कुछ भ्रष्टाचार हो रहा है उसको पकड़ कर रहे हों, लेकिन दे अंडरस्टैंड एंड दे टेक दैट रिस्क एंड ऑफ कोर्स दे आर द कॉन्शियस कीपर्स ऑफ सोसाइटी। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ऐसे लोगों की अगर हम सोचें कि इनके लिए आवाज उठाएंगे और काम करेंगे वही लोग जो कि उस सिस्टम के बेनिफिशियरी हैं, तो कहीं पे हमारी गलती रहेगी। तो प्रॉब्लम यही है लेकिन कि कहाँ जाएं, क्योंकि अब हमें मालूम है नेक्सस किस तरीके का है, पुलिस का है, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स का है, उन अधिकारियों का है जो भ्रष्टाचार से अपने आप को बेनिफिट कर रहे हैं। तो अब कहाँ जाएंगे? पुलिस के पास ही जाना होगा, उन अधिकारियों के पास ही जाना होगा। वेंकटेश ने कहा उन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के पास ही जाना होगा। अब इशू then becomes that how do we see this problem getting resolved? I think like most things in a democracy, जब तक institutions solid नहीं है देश के, इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है। जब तक इंस्टीट्यूशन सही से नहीं चलेंगे तब तक ये प्रॉब्लम कहीं जाने वाली नहीं है। हम लोग इस पे डिस्कशन तो जरूर करेंगे, इस पे कलेक्टिवली काम करेंगे as a society, as civil society, as activists, as users of the RTI law. We don't have a choice. Lekin we have to understand that till institutions work and they work independently and they work properly, there is no hope. आप मतलब अगर हम पुलिस रिफॉर्म की बात करते रहते हैं, जब तक पुलिस इतनी पॉलिटिकली मोटिवेटेड है और इतनी कंट्रोल्ड है बाय द पॉलिटिकल मास्टर्स, व्हाट इज द होप कि जब कोई विसल ब्लोअर जाकर दे ब्लो द विसल ऑन एन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जिनका जहां पर कुछ बेनिफिट निकल रहा है करप्शन से, वो उसके अगेंस्ट काम करेगी? व्हाट इज द होप? मतलब हम बात कर रहे हैं विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन कानून की। मैं ये नहीं कह रही हूं कि उस कानून से सब ठीक हो जाएगा। अरे जिस चीज के लिए लड़ के इतने धक्के मार के फाइनली कानून 10-10 साल लग गए, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स पास नहीं कर रहे थे, उन्हें मजबूर किया गया 21-21 दिन बैठ के धरनों पर कि आप पास करिए, तो उन्होंने पास किया, आज तक उसको लागू नहीं करा। अब वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हम जो विसल ब्लोअर है उनकी सुरक्षा के लिए काम करेंगे या फिर उनकी हत्या हो जाएगी तो उसको आगे ले जाएंगे? आई थिंक दैट देयर इज व्हाट वी फाइनली नीड इज all our strength to be finally put to making our institutions work. Unfortunately, हमारे institutions, चाहे वो पुलिस हो, चाहे इंफॉर्मेशन कमीशंस हो,
चाहे NHRC हो, चाहे स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन हो, चाहे जुडिशरी हो, वो काम नहीं कर रहे हैं और लोगों को नजर आ रही है वो बात। और वहां पे जब तक सही से काम नहीं होगा, अकाउंटेबिलिटी ओवरसाइट का काम नहीं होगा, we will continue to see these things happening. And therefore I feel that of course collectives में हमें काम करना होगा. There is a strength, there is a protection in working in collectives. Of course हमें हर institution के ऊपर निगरानी भी रखनी होगी, and we'll have to ensure that they do their jobs properly. And of course we need to keep pushing for every kind of protection that we can get. There is no one solution that will fix the problem. And finally, I think, in all of these cases, the best thing that we all can do, apart from working on making sure that the systems function properly, is to keep raising and highlighting these issues. हमें मालूम है मीडिया क्या हाल है, ज्यादातर मीडिया कुछ इसको रेज नहीं करना चाहती है, तो therefore I feel that इस टाइप के डिस्कशंस और भी व्यापक हो सकते हैं, ऐसे डिस्कशंस बहुत ही जरूरी हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ में अपनी बात समाप्त करती हूं। थैंक यू मैडम। अभी आशुतोष को बात करने, लेकिन उससे पहले यशदा के RTI सेल के प्रहलाद कचरे जी यहाँ, उन्होंने जब वो वहाँ थे तब RTI के कुछ प्रोग्राम भी होते थे, लेक्चर्स होते थे, सेमिनार होते थे, एक्टिविस्ट के साथ इंटरैक्ट किया जाता था, लेकिन वो उनके बाद वो सब कुछ ठप हो गया है। तो उनके भी इस पर कुछ विचार है, वो जानते हैं। उसके बाद आशुतोष बात करेंगे। आशुतोष पत्रकार है। प्रहलाद जी। धन्यवाद विजय साहब। 2007 और 2007 के पहले जब हम लोग RTI क्लिनिक की बात करते थे कि हर जगह RTI क्लिनिक होना चाहिए, विजय जी भी हमारे साथ थे। मैं विजय कुमार साहब को असल में बधाई देना चाहता हूं कि उसने पहला RTI क्लिनिक एक कट्टे पे शुरू किया, RTI कट्टा उसका नाम हुआ। आज देश भर एक बड़े ऊंचाई पर वो कट्टा हो गया है और अभी वो अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म हो रहा है कि गवर्नमेंट को वो हर चीज में, अभी DOPT को अकाउंटेबिलिटी मांग रहे हैं, हम हमारे गवर्नमेंट को मांग रहे हैं, हर चीज में जा रहे हैं। अभी ऐसा हर जगह होना चाहिए, हर स्टेट में होना चाहिए। एक दो अभी बहुत बातें मैंने अच्छे सुना है, तीनों स्पीकर का, 2 स्पीकर का नहीं सुन पाया, देर से आया था, लेकिन वेंकटेश जी का सुना और बाकी का चर्चा में मैं पा लिया कि क्या बताया गया है। जो हत्याएं हो गई बहुत दुर्दैवी है। सबने सिस्टेमिक लीडरशिप का फेल्यूर का बोला गया और ये है, वस्तुस्थिति है। हमारे देश में कानून अच्छे हैं, हमारे देश में सिस्टम भी अच्छी है, लेकिन कानून भी इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं। मैं हर बार डिफिसिट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन का बात करता हूं और सिस्टम वर्क नहीं कर रही। अभी पहले बोला गया कि इन पे हमें निगरानी करनी पड़ेगी, तो 3-4 चीजें हैं, वो 4 चीजें अगर हम लोग देखेंगे। दूसरी बात, मैं अंदर था, जैसे कुछ दिन के लिए शैलेश जी अंदर थे सिस्टम में, महेश जी अंदर थे। देखो, जो अंदर भी काम करता है उसकी भी लिमिटेशन होती है, बाहर भी जो काम करता है उसकी भी लिमिटेशन होती है। अगर कुछ अंदर से लीड मिला तो उससे ज्यादा हम एक्सपेक्ट ना करें और उस लीड के साथ अगर काम करते रहे तो मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ हो सकता है। 4 बातें हैं। पहला सबसे है, अगर हमारा प्रजासत्ताक है तो प्रजा हमारे साथ होनी चाहिए। इसके लिए बहुत बड़े पैमाने पर हमें लोगों का जागृति, जो बोलते हैं पीपल्स अवेयरनेस होना चाहिए। जब हर विक्टिम के साथ, हर RTI वालों के साथ लोग भी आएंगे तो मुझे लगता है कि प्रेशर बढ़ेगा। आज हो क्या रहा है, जब हम सिस्टम वाले अंदर को कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछते हैं तो वो पूछने वालों को ब्लैकमेल का लेबल लगा देता है। ये बहुत बुरी बात है। तो हमें सिस्टमिक इंप्रूवमेंट के लिए ये देखना पड़ेगा कि ये पूरे प्रशासन के ट्रेनिंग में उनका अकाउंटेबिलिटी माइंडसेट, उनका ट्रांसपेरेंसी माइंडसेट कैसा बदले, वो पहला देखना पड़ेगा। दूसरा, अपना जो शैलेश जी है वो जुडिशियल पेंडेंसी के खिलाफ काफी अच्छा अभियान चला रहे हैं। मैं उनके हमेशा साथ में काम, उनके वेबिनार में रहता हूँ, उनके हर इसमें एंडोर्स भी करता हूँ, तो उसको भी बढ़ाना चाहिए। तीसरा, जो संदीप ने बुलाया था कि अभी 17 केस में, और वेंकटेश जी ने बुलाया कि 6 केस में 4 छूट गई और 2 का तो इन्वेस्टिगेशन आगे नहीं बढ़ा, तो इफेक्टिव इन्वेस्टिगेशन के लिए हम लोग दबाव डालना चाहिए। तो हर चीज वही आती है कि इम्प्लीमेंटेशन बहुत बुरा तरीके से हो रहा है। जो लीडरशिप है, इंस्टीट्यूशनल लीडरशिप, उस पर दबाव होना चाहिए।
और अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी का माइंडसेट बढ़ाना चाहिए। तो हम जब इकट्ठे बैठते हैं, अमृता जी ने जो बोला है ये कॉम्प्लेक्स इशू है, ये कॉम्प्लेक्स है, और इसीलिए बहुत अच्छे तरीके की नेटवर्किंग की जरूरत है। अगर देश में जहां जहां भी ऐसे संस्थाएं काम कर रही है उसका एक नेटवर्क भी हो, और उसी को थोड़ा सा हम लोग साइंटिफिकली और ये नेटवर्क को आईटी का जो यूज करके हम लोग अगर इंटीग्रेट कर पाए तो मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छा होगा, और ऐसे हो नहीं जाएगा। जो अंदर वाला है उसको बोलना, देखो सिस्टम में जो है सब पूरे भ्रष्ट नहीं है, बहुत सारे लोग हैं अच्छे हैं और उनसे सिस्टम चलती है। 20%, 30%, 10% कुछ तो है जो बहुत अच्छे हैं, उनका वॉइस बहुत लहान है, बहुत छोटा है, साइलेंटली वो काम करते रहते हैं, लेकिन उसी के भरोसे पे सिस्टम चलती है। हमें उनका आवाज भी बढ़ाना है, उनको भी निर्भय करने के लिए उनको भी बल देना चाहिए। हम एक्सपेक्ट नहीं करें कि वो एक्सपोज करके बाहर आ जाए। तो ये सब लिमिटेशन को अगर देखें तो हमें थोड़ा सा स्ट्रेटेजिकली उसको काम करना पड़ेगा, और दिस इज व्हाट आई फील। थैंक यू कचरे जी। मुझे अब हम थोड़ी 5-10 मिनट में वाइंड अप करेंगे, लेकिन उससे पहले मुझे बात बताई थी जो संदीप जी ने बताई थी। बहुत अच्छे अधिकारी है, स्पीकर परदेशी बहुत अच्छे अधिकारी थे, उनकी ट्रांसफर ना हो इसलिए हमने कोशिश की थी। इसके लिए मैं SIC तक गया था और कुछ ऑर्डर्स भी लेकर आया था, लेकिन उन्होंने संदीप जी से बात कर ली, उनसे डॉक्यूमेंट लिया, लेकिन उसके आगे वो कुछ न कर पाए। लिमिटेशन ढूंढना है, सोल्यूशन भी ढूंढेंगे अगले जब इस पुस्तक का विमोचन होगा। और जो संदीप ने बात की कि हमें सुप्रीम कोर्ट में सारे केसेस लेके जाना है या क्या करना है, उस पर भी बात करेंगे। अभी फिलहाल आशुतोष जी आप अपनी बात रखिए। आशुतोष जी पत्र और ये कमेंट है, इसके बाद हम 1-2 मिनट में वाइंड अप नहीं, थैंक यू सर। एक्चुअली मुझे ज्यादा फर्स्टली कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप इतने साल से RTI इकट्ठा कर रहे हैं, एंड प्लस थैंक्स फॉर इनवाइटिंग, उस बहुत इन्फॉर्मेटिव रहता है। मुझे खास इतना कुछ बोलना नहीं था। आई जस्ट वांटेड टू शेयर, जो मैंने चैट पे भी किया था, आई थिंक वेदर पीपल हैव सीन इट और नॉट, वो गुजरात हाई सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर था, उसके बाद यहाँ पे भास्कर प्रभु सर ने यहाँ पे फाइल किया था, इंफॉर्मेशन कमीशन में मैटर गया था, वहाँ पे से इंक्वायरी का ऑर्डर भी हुआ था, बिकॉज आई हैड रिपोर्टेड अबाउट इट। मैं खाली उसका बता रहा हूँ। उसके बाद भी कुछ हुआ नहीं था, GR आया था, लेकिन GR के बाद भी काफी लोगों ने उस पर कुछ एक्ट नहीं किया था। आई फाइल्ड, मैंने काफी RTIs फाइल किए थे ओवर अ पीरियड ऑफ 2 years। उसमें फिर फाइनली गवर्नमेंट रिलेटेड इंफॉर्मेशन कमीशन में फाइनली एक और ऑर्डर दिया कि द होम सेक्रेटरी शुड गो थ्रू द GR, एंड दे केम अप विद अ रिवाइज्ड GR। उसमें ये बात किया था। आई थिंक दैट सजेशन इज वेरी गुड, बिकॉज दैट GR सेज दैट सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर का ये था कि इफ देयर इज एक्विटल देयर शुड बी एक्शन ऑन ऑफिसर, बिकॉज व्हाट वाज हैपनिंग इज दैट इफ पीपल आर डाइंग एंड देयर इज एक्विटल, तो सुप्रीम कोर्ट का ये कहना था कि देयर इज सम पर्सन हु इज अ क्रिमिनल हु इज आउट, and still that person is roaming around, and they cannot even punish a person just because it could be a victim of a fraudulent case. So it was a very good Supreme Court judgment. I think Bhaskar Prabhu sir is here, he can also say something on it. ठीक है, भास्कर प्रभु जी से बात करते हैं, वो अभी भी ज्वाइन हुए। भास्कर जी, क्योंकि अभी टाइम बहुत हो चुका है, 2 घंटे। नहीं, मैं जानता हूँ, मैं कुछ कारणों से कुछ 1-2 महीना मैं नहीं पार्टिसिपेट कर पा रहा हूँ फॉर माय पर्सनल रीजंस। तो मुझे कुछ ज्यादा टाइम नहीं लेना है, बस कोशिश करते रहना है, इतना ही मैं बोल के समाप्त कर दूंगा विजय जी। और ये बहुत ही अच्छा GR है, अगर हम सभी डिस्ट्रिक्ट में अगर इस चीज को पीछे पड़े तो इन्वेस्ट पर हम इंक्वायरी कर सकते हैं, इतना ये स्ट्रॉन्ग GR है। लेकिन लोग इसको कोशिश नहीं कर रहे हैं, या लोगों ने थोड़ा सा प्रेशर डाले तो ये काम हो सकता है, ऐसे मुझे लगता है। मैं ज्यादा कुछ इसमें बोलना नहीं चाहता। अभी मैंने ज्वाइन किया जस्ट लास्ट मोमेंट के लिए, अभी मैं बाहर से आया, मैं कुछ कारणों से इस RTI इकट्ठे में पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन विजय कुमार जी बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, और लेकिन फेसबुक में मैं देख लेता हूँ 12-1 बजे के बाद में क्या क्या टॉक हुआ क्या नहीं हुआ, तो छोड़ता नहीं वो, मैं विजय कुमार जी को देखते रहता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू। लेकिन अभी हमें यहाँ रुकना नहीं, जैसे सबने बात की, जैसे संदीप ने कहा हमें क्या PIL कर सकते हैं, इतने 100-150 लोगों की मौत हो गई, इतने हजारों लोगों पर ये किया हत्या हुई, इस पर सोल्यूशन ढूंढेंगे। लेकिन हर एक को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जब इस पुस्तक का विमोचन होगा उस वक्त भी ऐसा प्रोग्राम होने वाला है, तब तक सोच के रखे
उस दिन हम कुछ ना कुछ सोल्यूशन लेकर ही उस दिन समाप्त कर देंगे। इतना ही अभी कहता हूँ। और सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। वेंकटेश जी, विनीता जी, संदीप जी, भास्कर प्रभु जी, महेश झगड़े जी, शैलेश गांधी जी, बहुत बहुत अच्छा लगा। लेकिन अगली बार हम सॉल्यूशन लेकर ही अपनी मीटिंग समाप्त करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले संडे को, और उसके बाद जब इस पुस्तक का विमोचन होगा उसमें भी मिलते हैं। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। थैंक यू।